मीम्स द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में अ, हम इस कार्यक्रम का आयोजन एक उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य तो यह था कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वाद विवाद में, अर्थात जो प्रतिभागी होते हैं, वो वाद विवाद को एक अधिनिर्णायक के नजरिए से समझ पाएं एवं अपने तर्कों एक एवं वक्तव्य को उनके आधार पर समझ कर उसको इम्प्रूव कर पाएं, उसको सुधार पाएं। इसके अतिरिक्त हमने कई बार देखा है कि अलग अलग जो संसदीय वाद वाद विवाद में अलग अलग जो अधिनायक होते हैं उनके अलग अलग मापदंड होते हैं अपने निर्णय बनाने के। तो हमारी इस कार्यशाला द्वारा यह भी प्रयास रहेगा कि हम एक समान और उचितम मापदंड दे पाए इस वाद विवाद सर्किट को, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी अनिश्चितता जो कि वाद विवाद में नहीं होनी चाहिए, उससे बचा जा सके। तो इस कार्यशाला में आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री राजेश झा जी। राजेश झा जी का परिचय अगर मैं दूं तो भैया ने अपना जो यूजी है वो शिवाजी महाविद्यालय से किया है, एवं भैया वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपना पीएचडी कर रहे हैं, अर्थात अपना शोध कर रहे हैं। और भैया की अगर मैं बात बात करियर की बात करूं तो भैया 6 से अधिक संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता रह चुके हैं। 5 से अधिक संसदीय वाद विवाद में सेमीफाइनल उप विजेता रह चुके हैं, एवं अनेकानेक संसदीय वाद विवाद एवं पारंपरिक वाद विवाद में भैया ने उपलब्धियां हासिल की हैं। अब मैं चाहूंगा कि भैया आप आएं और इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं एवं हमारा ज्ञानवर्धन करें। भागवत, मेरा ऑडियो स्पष्ट आ रहा है ना? जी भैया, आप स्पष्ट हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो DUBBM का थैंक यू कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इस प्लेटफॉर्म को लेके आए और हम आज इस प्रकार से जुड़ पा रहे हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनका भी थैंक यू, बिकॉज अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो वर्कशॉप वर्कशॉप ही नहीं रहेगा। बिकॉज मुझे वर्कशॉप की जरूरत नहीं है, वर्कशॉप की जरूरत आप लोगों को है। और मे बी इन अ सेंस मुझे भी है कि सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या डायलेमास चल रहे हैं, यहाँ कहाँ पे एडजुडिकेशन में आपको इशू आ रहा है। सो वो मैं भी समझ सकता हूँ। और जैसा भागवत ने कहा कि पार्लियामेंट्री डिबेटिंग की खासियत क्या है, कि कन्वेंशनल डिबेटिंग का कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, इन द सेंस कि ये पता होता है कि 3 मिनट का स्पीच है, एक इंटरजेक्शन होगा, ये सब बातें हैं। बट जजमेंट बहुत सब्जेक्टिव होता है कन्वेंशनल डिबेटिंग में, और उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, बट इश्यूज है उसके साथ। बट पार्लियामेंट्री डिबेटिंग एक काफी डिफाइंड फॉर्मेट है, उसका हर चीज डिफाइंड है, उसकी सभी चीजें डिफाइंड है। और क्योंकि उसका हर चीज डिफाइंड है, इसलिए उसका एडजुडिकेशन भी डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एडजुडिकेशन डिफाइंड नहीं होगा, अगर आप एडजुडिकेशन को डिफाइन नहीं करेंगे, देन पार्लियामेंट्री डिबेटिंग का पर्पज ही डिफीट हो जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट्री डिबेटिंग सब्जेक्टिव नहीं हो सकती है। इसीलिए जो जज भी होते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने पीडी किया है। क्योंकि अगर सब्जेक्टिविटी ही अलाउ करनी हो पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में, तो टीचर्स से क्या ही दिक्कत है, हम टीचर्स को बैठा देंगे, टीचर्स जज कर लेंगे और वो अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी के हिसाब से जज कर लेंगे। बट पार्लियामेंट्री डिबेटिंग एक ट्रेन फॉर्मेट, एक मॉडल है, उसका एक आइडियल स्वरूप है। और एक ऐसा आइडियल स्वरूप है जिसको अटेन किया जा सकता है, वो अटेनेबल आइडियल स्वरूप है। ऐसा नहीं कि आइडियल स्वरूप को अटेन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, दिवाली का समय आ रहा है एंड समहाउ क्रैकर्स बैन दिल्ली में इन्फोर्स नहीं हो सकते, तो जो भी बीच में आपको दिक्कत होगी उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। सो ये पूरा इसका इंट्रो है कि क्यों ये आज वर्कशॉप इंपॉर्टेंट है, क्यों आज वर्कशॉप आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मैं पीपीटी शेयर करने में उतना बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद पीपीटी से उतना पढ़ा नहीं। उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बट कभी उसका नोट्स बनाया नहीं, कभी उसको ध्यान दिया नहीं। सो अगर आपको अगर कोई भी चीज लिखना हो तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप खुद ही उस चीज को लिख लें, अगर आपको कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो। और जो भी सवाल हो आप बीच में हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं भागवत को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा कोई सवाल है जो चैट में है या किसी का हैंड रेज है और मैं एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे बता दे। और पोस्ट वर्कशॉप भी अगर आपको ग्रुप में कोई सवाल पूछना हो या ग्रुप में कोई डाउट हो, तो आप मुझसे हमेशा वो चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं वर्कशॉप शुरू करता हूँ। ठीक है।
सो पार्लियामेंट्री डिबेटिंग का बेसिक फॉर्मेट हम सबको पता है, एंड आई होप सबको समझ में आता है कि पार्लियामेंट्री डिबेटिंग क्या होता है। सो सीधा एडजुडिकेशन से आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें यह परिभाषित करने की जरूरत है कि एज कौन होता है, एडजुडिकेटर कौन होता है, अधिनिर्णायक कौन होता है। सी इन जनरल कहा जाता है पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में कि एडजुडिकेटर क्या होता है, एक एवरेज इंफॉर्म्ड वोटर होता है या एक आम व्यक्ति होता है। ठीक है, आम व्यक्ति होने का या एक औसत तार्किक व्यक्ति होने का मतलब क्या होता है? एक औसत तार्किक व्यक्ति होने का मतलब यह होता है कि वो जागरूक है, उसको बेसिक नॉलेज सबके बारे में है, वो जो भी न्यूज कवर कर रहा है सब कुछ कवर कर रहा है, मतलब एक ऐसी चीज जिसपे आपको स्पेशली पढ़ना ना पड़े, एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपको बैठ के गहन अध्ययन ना करना पड़े या स्पेशली जाके आपको सर्च ना करना पड़े। ऐसा डे टू डे नॉलेज जो आपको इन जनरल अगर आप नहीं भी बैठेंगे न्यूज देखने या नहीं भी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके अध्ययन के दौरान। सो उसको एक औसत व्यक्ति कहते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एक औसत व्यक्ति, एक औसत तार्किक व्यक्ति कौन होता है? एक औसत तार्किक व्यक्ति को जैसे ये पता होगा कि नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है, या साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है, या इंडिया में डेमोक्रेसी है, या इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, या इंडिया में बीजेपी एक पार्टी है, इंडिया में लेफ्ट पार्टी है, या कम्युनिज्म को वामपंथी विचारधारा कहते हैं, जो कि कैपिटल एक्यूमुलेशन के अगेंस्ट है। ये सब चीजें उसको पता हो सकती है। ठीक है, सो बेसिक मतलब ये है कि अगर कोई डिबेट में आके ये कहने लगे कि कम्युनिज्म फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है, तो एडजुडिकेटर उस पर आपत्ति रख सकता है निर्णय बनाते वक्त। ठीक है, लेकिन अगर कोई आके ये कहता है कि कम्युनिज्म में माओइज्म है या लेनिनिज्म है या स्टालिनिज्म है, और वो माओइज्म को एक बहुत ही लिबरल कम्युनिज्म के रूप में परिभाषित कर रहा है या स्टालिनिज्म को एक बहुत ही लिबरल कम्युनिज्म के रूप में परिभाषित कर रहा है, देन उस पे एक वो जज आपत्ति नहीं रख सकता, क्योंकि उसको स्टालिनिज्म या लेनिनिज्म नहीं पता हो सकता है, या नॉर्थ कोरिया में कैसे उसकी जो डिक्टेटरशिप है या डिक्टेटरशिप नहीं भी है या कम्युनिज्म है, वो कम्युनिज्म का स्वरूप क्या है, वहां की मिनिस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, वहां का जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है वो कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में आपको स्पेसिफिकली डिटेल्स नहीं पता हो सकते। इसका एक और उदाहरण है कि जैसे एक आम जज को ये, मतलब एक औसत तार्किक व्यक्ति को ये पता होता है कि मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, बट उसको ये नहीं पता होगा कि ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होती है या ब्रीथ उसका जो पूरा केमिकल प्रोसेस है वो कैसे होता है। सो ये सब चीजें एक औसत तार्किक व्यक्ति को नहीं पता होंगी, बट बेसिक बेसिक सब वही चीजें एक औसत तार्किक व्यक्ति को पता होगी। ठीक, सो एक औसत तार्किक व्यक्ति किसी भी पार्लियामेंट्री डिबेट का निर्णायक होता है। वो न्यूट्रल होता है और वो हर दिए गए आर्गुमेंट को प्रॉपरली एसेस करता है। ठीक है, तो ये एक औसत तार्किक व्यक्ति का परिभाषा होती है। उसके बाद दूसरा जो एक अधिनिर्णायक होता है, उसका ये भी कर्तव्य होता है क्योंकि पहले से कोई बायसनेस ना रखे, मतलब एक ऑफ कोर्स कोई कहने की बात नहीं, उसको बायसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो कभी भी विषय देख के ये नहीं तय करेगा अपने मन में कि ये साइड ज्यादा मजबूत है या ये साइड बहुत कमजोर है, या फिर विषय 90-10 है। 90-10 होने का मतलब कि 90% किसी एक साइड झुका हुआ है, 10% किसी और साइड झुका हुआ है। ये आपका काम नहीं है। आयोजन समिति ने अगर एक विषय ऐसा बनाया है जो कि 90% किसी और के साइड झुका हुआ है, वो आपका काम नहीं है कि आप उसको ध्यान में रखते हुए चाहे किसी स्पीकर का डिबेट जज करे, किसी की एमओवी तय करे, किसी का स्पीकर स्कोर तय करे। उसमें किसी भी टीम की गलती नहीं है। जो 10% साइड पे बैठा है उसकी भी गलती नहीं है, जो 90% साइड पे बैठा है उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसको वो टॉपिक दिया गया है, वो डिबेट कर रहा है और उसको उस पर डिबेट करना है। तो आपको किसी भी गिवन टॉपिक के लेके कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म्स होते हैं, बट आपको किसी टीम को लेके कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी को लेके कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मैं इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट करूंगा, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ही लेके चलूंगा। बेसिकली किसी भी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, और आपको मन से तैयार होना चाहिए कि आप किसी भी पक्ष को जिता सकते हैं, जो भी पक्ष आपको ज्यादा कन्विंस करेगा। ठीक है, दूसरा पहलू आता है निर्णायक का। निर्णायक नॉन इंटरवेंशन रखता है, मतलब निर्णायक होने का मतलब ये भी होता है कि आप इवन आप किसी के लिए तर्क नहीं पूरा कर सकते, या किसी के लिए कॉन्ट्राडिक्शन पूरा नहीं कर सकते, या किसी लॉजिकल लिंक को फिलअप नहीं कर सकते। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे टीम ने कोई बात बोली, ठीक है, बट टीम ने उसको स्थापित नहीं किया, तो आप कभी कभी निर्णय में ऐसे अधिनिर्णय करते हैं कि वो बोलते हैं उन्होंने ये बात बोला, इसका मतलब यही होगा, और इस बेसिस पे मैं अधिनिर्णय कर सकता हूँ, निर्णय बना सकता हूँ। नहीं, एक निर्णायक ये नहीं कर सकता है। बेसिक इसका बेसिक रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट या किसी भी स्टेटमेंट को जजमेंट के दौरान यूज करना है और उसको आपके तरफ से एक स्टेटमेंट भी एडिशनल ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, सो प्रपोजिशंस अलग चीज है, से है या कंजंक्शन यूज करो वो एक अलग चीज है,
लेकिन आपको अगर अपने मन से पहले स्टेटमेंट और जो आपका जजमेंट में जो आप फीडबैक देंगे उस स्टेटमेंट के बीच में अगर आपको एक भी एडिशनल स्टेटमेंट ऐड करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको डबल चेक करना चाहिए एंड कोशिश करना चाहिए। और हिदायत भी यही होती है कि आपको फिर उस तरीके के इंटरवेंशन को करने से बचना है। आप खुद की तरफ से एक एडिशनल लाइन भी डिबेट में नहीं जोड़ सकते हैं एक लॉजिकल कंक्लूजन को निकालने के लिए, एक लॉजिकल रिजल्ट को निकालने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो बोला गया है उसी के बारे में डिबेट जज करना है और उसी के बारे में डिबेट समझना है और बताना है। अब हमें जजमेंट के आधार क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला आधार जो होता है, जो कि उतना क्रिटिकल नहीं है बट फिर भी क्लोज डिबेट्स में और स्पीकर स्कोर्स देने में और एमओवी तय करने में बहुत काम की चीज होती है, वो है भूमिका निर्वाहन। भूमिका निर्वाहन का मतलब क्या होता है? देखिए, संसदीय वाद विवाद, जैसे कि मैंने कहा कि संसदीय वाद विवाद एक परिभाषित प्रारूप है। इसका मतलब यह है कि आप की जो नेता पक्ष है उसकी भी भूमिका तय है, जो उपनेता पक्ष है उसकी भी भूमिका तय है, जो नेता विपक्ष है, जो उपनेता विपक्ष है, प्रश्न उत्तरी की अपनी भूमिका तय है, प्रत्युत्तरी भाषण की अपनी भूमिका तय है। तो इसका मतलब यह है कि अगर नेता पक्ष को भार दिया गया है सदन परिभाषित करने का, शब्दों को परिभाषित करने का और बाकी चीजें परिभाषित करने का, तो अगर आप स्पीकर स्कोर तय कर रहे हैं या एक तरीके से एमओवी तय कर रहे हैं तो आप इन चीजों का ध्यान दे सकते हैं। एमओवी और स्पीकर स्कोर का भी मैं अंतर यहाँ पे समझाऊंगा कि किस प्रकार से दोनों में अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ेगा। सो आपको ये देखना होगा कि अगर पीएम की स्पीच में जो बात आ रही है, जो आनी चाहिए, जो उनके द्वारा भूमिका निर्वहन होना चाहिए था, अगर वो भूमिका निर्वहन पीएम ने नहीं किया है, वो अगर लीडर ऑफ मतलब प्रोपोजिशन लीडर ने नहीं किया, नेता पक्ष ने नहीं किया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नेता विपक्ष भी जो अपना भूमिका निभा सकता है वो भी संकुचित रह जाता है अगर नेता पक्ष की स्पीच में कुछ है ही नहीं। जैसे बहुत सारी टीम्स ये स्ट्रेटेजाइज करती है कि ओ हम पीएम को क्या करेंगे, एक तरीके से रोबोट की तरह यूज करेंगे, जो डीपीएम होगा वो मेन स्पीकर होगा। वेल एंड गुड, बट अगर डीपीएम इतना ओवर स्मार्टनेस कर रहा है कि जो सारे मेन आर्ग्यूमेंट्स वो डीपीएम की स्पीच में है, पीएम की स्पीच में है ही नहीं, देन आपको पीएम को जो स्पीकर स्कोर दे रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान में देना होगा कि उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया था। और आपको ये बात भी ध्यान में देना होगा कि एलओ को आपको इस बात का कंसेशन देना होगा कि पीएम ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया था। क्योंकि अगर पीएम अपनी बात रखेगा ही नहीं तो जो एलओ का जो दूसरा मुख्य काम, जो पहला मुख्य काम है पीएम की बातों को काटने का, वो कभी भी वो एलओ कर ही नहीं सकता। इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा एलओ को स्पीकर स्कोर देते वक्त। सिमिलरली डीपीएम के लिए भी यही बात ट्रू है एंड डीएलओ के लिए भी यही बात ट्रू है। एक चीज जो आपको बहुत समझने की जरूरत है एमओवी को लेके, सो जैसे एमओवी 1 से 5 के बीच में स्टैंडर्डाइज हो गया। मेरे समय पे तो वो भी नहीं होता था, 0.5, 0.7, 1.7, 1.3 इस तरीके की एमओवी दी जाती थी एक सिंगल निर्णायक पर। ऐसा भी नहीं कि मैं एवरेज निकालने की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने डेसिमल में अगर आपने 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.333, मतलब उस तरीके का कुछ। सो एमओवी देते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि 4 और 5 के एमओवी तभी, 5 तो डेफिनेशन चैलेंज में दिया जाता है या 5 अमूमन ऐसे भी दिया जा सकता है, बट एक स्टैंडर्ड लोग रूल ऑफ थंब फॉलो करते हैं कि डेफिनेशन चैलेंज में ही देना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों सिर्फ डेफिनेशन चैलेंज में 5 की एमओवी दी जा सकती है। अगर डेफिनेशन चैलेंज बहुत बुरी तरीके से किया गया है, उसमें कोई स्पीकर स्किल नहीं था, कुछ भी स्किल नहीं था, तो जस्ट बिकॉज डेफिनेशन चैलेंज था इसलिए 5 एमओवी दे दी जाए। 5 एमओवी डेफिनेशन चैलेंज में देने का जो एक्चुअल एसेंस था पीडी में, वो था पिनलाइज करने का। कि जिस भी टीम ने डेफिनेशन को संकीर्ण किया है या जिस भी टीम ने ये मिस इंटरप्रिटेशन किया है कि डेफिनेशन संकीर्ण है और डिबेट को डिबेट ना करके डिबेट को खत्म करने का काम किया है, उसको पिनलाइज करने का काम था। बट 4 या 5 नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एमओवी तभी मिलनी चाहिए जब सिर्फ ये नहीं कि बड़े अंतर से जीत हो रही है, बल्कि ये भी कि जो जीतने वाला टीम है, जो जीतने वाली टीम है, उसने अपने भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसने अपने स्पीकर स्कोर ये सब बहुत अच्छे तरीके से रखा है। सो बेसिकली 3 तक जीत का अंतर इस बात पर निर्भर होता है कि दोनों टीम्स के बीच में डिबेट में कितना अंतर रहा है। 3 के ऊपर एमओवी इस बात पे तय होनी चाहिए कि टीम्स ने खुद में कैसा परफॉर्म किया है। तो इस आधार पे एमओवी का निर्धारण, जब मैं बोल रहा हूं कि भूमिका निर्वहन के थ्रू होना चाहिए, तो भूमिका निर्वहन के आधार पे आप एमओवी घटा या बढ़ा यूजुअली नहीं सकते हैं। बट हाँ, अगर आप 4 या 5 एमओवी देना चाहते हैं इवन विदाउट डेफिनेशन चैलेंज, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप 5 एमओवी तो आप तभी देंगे विदाउट डेफिनेशन चैलेंज जब आपको लगता है कि एक बहुत ही आइडियल स्पीच दे दी गई है और ये 10 on 10 स्पीच है, मैं इससे ज्यादा उम्मीद कर या कर नहीं सकती। ठीक है, 4 भी देन अगेन वही कि 5 नहीं दे सकते, बट ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्शन स्पीचेस थी। सिर्फ ये नहीं कि जीत का अंतर बना था, बट जो स्पीचेस भी दी गई वो क्लोज टू परफेक्शन स्पीचेस थी।
तो हम उनको 4 दे सकते हैं। ठीक। तो पहला आधार भूमिका निर्वहन का इस तरीके से होता है। दूसरा जो होता है, जो आजकल की पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में बहुत मिस हो गया है, एंड एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उस वजह से हिंदी पीढ़ी मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सटेंडेड सीडी के रूप में जा रहा है, वो है स्थापित तर्क। स्थापित तर्क का मतलब क्या होता है, ये मैंने बार बार कहा भी है और आपने सुना भी होगा अपने सीनियर से, बाकी लोगों से। स्थापित तर्क का मतलब ये होता है कि जो भी आप पहली लाइन डिबेट में कह रहे हैं वो आपका एजर्शन होता है। एजर्शन मीनिंग कि आप जो भी सोचते हैं, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये आपका एजर्शन है, संदर्भ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, डिबेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, वो आपका एजर्शन है। या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही बुरे नेता है, ये आपका एजर्शन है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो कोई भी जज इस बात पर जजमेंट नहीं दे सकता कि वो, उन्होंने तो कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बुरे नेता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जितनी भी बातें होंगी वो बुरे संदर्भ नहीं होंगी। उनको स्थापित करना पड़ेगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बुरा नेता मान रहे हैं, या वो क्यों भारत को एक लोकतंत्र मान रहे हैं। और ये सब बहुत ही सतही एग्जाम्पल्स है। बेसिकली आप कुछ भी जो कह रहे हैं ना पार्लियामेंट्री डिबेट में, आपका पहला लाइन एजर्शन है, वो आप मानते हैं, वो स्थापित तर्क नहीं है, वो बस एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। आप जब भी जज कर रहे हैं, आपको जो जजमेंट देना होता है वो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे देना होता है, ना कि एजर्शन या स्वीपिंग स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। आजकल जो बहुत सारी डिबेट्स जज हो रही हैं, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट से एजर्शन के बेसिस पे जज हो रही है, और इस वजह से जो आगे आने वाले डिबेटर्स है वो भी सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट से एजर्शन कर रहे हैं। जबकि आप किसी भी जज से इस बात पे लड़ सकते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग पार्लियामेंट्री डिबेट करते थे तो हम जज से इसी बात पे लड़ते थे कि आपने उनका ये पॉइंट कंसिडर ही कैसे किया जब तक वो स्थापित ही नहीं हुआ था। अगर वो बात उनकी स्थापित ही नहीं हुई, मैं कह दूं कि निहिलिज्म में कुछ भी, निहिलिज्म मतलब शून्यता होता है और इसलिए जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना नहीं चाहिए। इस बात इस बात को एक जज मान नहीं सकता। उस जज को इस बात को आर्ग्यू जजमेंट बनाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको स्थापित नहीं किया गया है। निहिलिज्म का मतलब शून्यता होता है और इसलिए जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं बचता है। ये एजर्शन है, इसकी लॉजिकल रीजनिंग गायब है। तो एक एजर्शन या एक स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में फर्क कैसे करते हैं एज अ जज, और ये एज अ डिबेटर भी आपको काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी टीम ने कोई भी सैद्धांतिक बात कही है, फैक्चुअल नॉलेज अलग हटके, बट कोई सैद्धांतिक बात कही है जिसको, मतलब जो सब्जेक्टिव हो सकती है, सब्जेक्टिव इन नेचर हो सकती है, या उसका कोई ग्लोबल फैक्चुअल प्रिंसिपल या ग्लोबल फैक्चुअल डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो जिस भी टीम ने पहला स्टेटमेंट कहा है वो एजर्शन है। उसके बाद उनको रीजनिंग देनी होगी कि हम ये क्यों कह रहे हैं, या हमारे ये कहने का आधार क्या है। सो ए फॉर एजर्शन आता है सबसे पहले, फिर आर फॉर रीजनिंग आता है। तीसरा, बहुत सारी चीजों के लिए एग्जाम्पल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एजर्शन, ए फॉर एजर्शन, आर फॉर रीजनिंग, ई फॉर एग्जाम्पल। जब ये ए प्लस आर प्लस ई बनता है तो फाइनली इक्वल्स टू ए आर्ग्यूमेंट होता है। तो हम बेसिकली कहते हैं कि किसी भी जज को हमेशा किसी भी स्टेटमेंट को जजमेंट में यूज करने के पहले, या किसी भी आर्ग्यूमेंट को जजमेंट में यूज करने के पहले एरिया रूल पे ध्यान देना चाहिए। मतलब उसको ये बात देखना चाहिए कि क्या जो इनके स्टेटमेंट्स है वो एरिया रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कभी कभी एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते हैं बहुत सारी चीजों के, और कभी कभी होंगे भी, लेकिन रीजनिंग तो बेयर मिनिमम हर स्टेटमेंट का होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक रीजनिंग, एक स्टेटमेंट के लिए दूसरा स्टेटमेंट उसका रीजनिंग होगा। बेसिकली वो स्थापित होना चाहिए उस पूरे डिबेट में, उस आर्ग्यूमेंट को मानने के लिए, या उस सिद्धांत को मानने के लिए, या उस प्रिंसिपल को मानने के लिए सफिशिएंट तर्क होने चाहिए, जिससे आप माने, ना कि आपको दिमाग लगाना पड़े उस चीज को मानने के लिए। तो जो दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है पीडी जज करने का, जो कि मुझे लगता है आजकल गॉन होते जा रहा है, वो है एरिया रूल। कि विदाउट एरिया रूल या विदाउट स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में बदले हुए आप उस स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट नहीं मान सकते हैं और उसका जजमेंट के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट को वर्स्ट के सिनेरियो में एज अ लास्ट प्रायोरिटी यूज करना चाहिए, जब दोनों ही टीम, जैसे फ्रेशर्स डिबेट में ये होता है कि आर्ग्यूमेंट बनाना अभी तक बच्चों को आया नहीं होता है, तो वो स्टेटमेंट्स पे लड़ते रहते हैं। तो एक फ्रेशर डिबेट में आप अगर दोनों ही टीम सिर्फ स्टेटमेंट्स पे ही लड़ रही है, देन आप स्टेटमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, बट स्टेटमेंट शुड बी द लास्ट थिंग। कि आप तभी स्टेटमेंट्स को पकड़ेंगे जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। सो इसका सिंपल सा मतलब ये भी है कि एक साइड पे दो आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, वो स्थापित है। सामने वाले की साइड पे 10 स्टेटमेंट है, वो 10 स्टेटमेंट आइसोलेशन में बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स है, मे बी कन्वेंशनल डिबेट में विनेबल स्टेटमेंट्स भी हैं, लेकिन सामने वाले के 10 स्टेटमेंट्स और इस एक तरफ के दो स्टैब्लिश्ड आर्ग्यूमेंट्स
इन दोनों में अगर आपको किसी का चुनाव करना होगा तो आप दो स्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट या एक स्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट का चुनाव करेंगे, ना कि 10 अच्छे स्टेटमेंट्स का चुनाव करेंगे। पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में कहा भी जाता है कि एक एवरेज स्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट इज मच मच बेटर देन 5 वेरी गुड स्टेटमेंट्स और 5 वेरी गुड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। तो आपको कभी भी पार्लियामेंट्री डिबेटिंग जो जज करना है, वो जज करना है हमेशा स्थापित तर्क पे। ये आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट्री डिबेटिंग जज करने के और क्या मेट्रिक्स होते हैं, और क्या तरीक मतलब और क्या सिद्धांत हमें फॉलो करना चाहिए, और क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जजमेंट हमेशा कंपैरेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप ये बात जज नहीं करते हैं कि टीम्स आइसोलेशन में कितनी अच्छी थी या टीम्स आइसोलेशन में कितनी बुरी थी। एक टीम हो सकता है बहुत अच्छा वक्तव्य स्किल हो, बहुत अच्छे तरीके से बोलने आ रहा हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे वो हार रहे हैं। सो हमेशा डिबेट तुलनात्मक होगा। तुलनात्मक होने का मतलब है कि आपको दोनों टीम्स को जज करना है कि वो अच्छी डिबेट कर रहे थे, मतलब वो कि वो दोनों आपस में कौन जीत रहा है। अगर ए वर्सेस बी की लड़ाई है एंड ए बी दोनों ही बुरे हैं, तो आपको उस आधार पे जजमेंट नहीं देना है। आपको इस आधार पे जजमेंट देना है कि ए वर्सेस बी में बुरी डिबेट में भी किसने कम बुरा किया, या कौन डिबेट जीतने के लायक उसने डिबेट करी है। तो हमेशा डिबेट कंपैरेटिव होता है। अगर आपको डिबेट का स्टैंडर्ड थोड़ा कम लगा या बुरा लगा तो आप स्पीकर स्कोर कम कर सकते हैं, बट डिबेट का स्टैंडर्ड खराब होने पे एमओवी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को अभी आप सभी को ध्यान में देना चाहिए। डिबेट खराब होने की स्थिति में एमओवी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, स्पीकर स्कोर पे इंपैक्ट पड़ता है। सो कोई भी जज आपको आके ये नहीं कह सकता कि तुमने बहुत बुरी डिबेट करी। सो इवन इफ तुम बहुत बड़े अंतर से जीत रहे थे, मतलब सामने वाले ने सारे कॉन्ट्राडिक्शन कर दिए, लेकिन क्योंकि तुमने स्पीचेस बहुत बुरी दी है तो मैं तुम्हें सिर्फ एक एमओवी दूंगा, नहीं। अगर मैं बहुत ही इजीली जीत रहा हूँ, बट इवन इफ मेरा स्किल कम है, इवन इफ मैं बहुत बुरी डिबेट करता हूँ, तो आप मुझे कम से कम 3 एमओवी तो देंगे ही देंगे, अगर एक थ्रैशिंग विक्ट्री है तो। 4 में मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, स्पीकर स्किल्स कम थे तो उस वजह से आपने मुझे कम स्कोर दिया, बट मिनिमम 3। सो बेसिकली आपके स्पीकिंग एबिलिटीज का या आपकी डिबेटिंग एबिलिटीज का एमओवी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बुरी डिबेट में भी 3 एमओवी मिल सकती है और बहुत अच्छी डिबेट में भी 3 एमओवी मिल सकती है। डिबेट में अंतर कितना रहा था दोनों टीमों के बीच में, आ, उस पे तय होगा एमओवी। दूसरी चीज यह है कि दूसरा जो आधार होता है वो होता है डिफाइनिंग, मतलब कि मैट्रिक्स। सो एक जज का कभी भी काम नहीं होता किसी डिबेट में कि वो तय करे कि जजमेंट किस आधार पे देना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको पक्ष और विपक्ष दोनों ने मैट्रिक ऑलरेडी डिबेट में दे दिया होगा। सो हो सकता है पक्ष आके ये बात कर रहा है कि हम डिबेट इस आधार पे कर रहे हैं क्योंकि ये स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से भारत में ये नीति आ गई कि हम अ, हर जगह हर स्टेट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगाएंगे, या फिर आदिवासी आदि मतलब अगर बिजनेस पर्पज से रिक्वायर्ड होगा तो जो लैंड चेंज है, जो लैंड यूज चेंज होता है, उसको उस प्रोसेस को आप इजी कर रहे हैं। सो लेट्स से अगर इसके अगेंस्ट में डिबेट है, सो लेट्स से कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में डिबेट है, बट इनहेरेंटली कैपिटलिज्म टॉपिक में लिखा हुआ नहीं है, और पक्ष आगे कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है इस डिबेट में वो गरीब लोग हैं, और वो उस बात को बताएगा। पक्ष को बताना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इस डिबेट में कौन है और क्यों है। सो लेट्स से अगर पक्ष ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर गरीब लोग हैं, सो इवन इफ अगर ये अमीर लोगों के लिए इतना बड़ा फायदा हो कि उससे देश प्रोपेल कर जाएगा, अगर दोनों टीम ने ये तय किया है कि हम डिबेट गरीब लोगों के हक पे या गरीब लोगों को एज ए स्टेक होल्डर बना के डिबेट करेंगे, तो आपको उसी आधार पे जज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जज कभी भी प्रूफ ऑफ बर्डन या स्टेक होल्डर कौन होगा या किसी पॉलिसी का गोल क्या होना चाहिए, ये खुद से कभी भी अज्यूम नहीं कर सकता। कि इस डिबेट में क्या होना चाहिए था, वो आपके कंस्ट्रक्टिव का पार्ट है, वो आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का पार्ट है, ना कि आपके जजमेंट का पार्ट है। जो टीम्स ने जो भी आधार तय किया है डिबेट करने का, आपको उसी आधार पे या तो टीम्स को जिताना होगा या तो हराना होगा। उन्होंने जो भी गोल तय किया है, अगर उन्होंने यूएन का गोल यही तय कर दिया है कि यूएस चाइना के बीच में लड़ाई सुलझाना यूएन का गोल है, या फिर ब्रिक्स का गोल है कि यूएस को काउंटर करना, हो सकता है ब्रिक्स का गोल बहुत बड़ा गोल है, ठीक है, या भारतीय डेमोक्रेसी का गोल है कि गरीबों का उत्थान किया जाए, हो सकता है भारतीय डेमोक्रेसी का गोल गरीबों का उत्थान नहीं, सबको डेमोक्रेटिक राइट्स देना हो, या फिर सबको बराबर करना हो, इक्वालिटी हो ना कि इक्विटी हो, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट बीइंग कि आपको जो भी आइडियल प्रूफ ऑफ बर्डन लगता है, या आपको जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर लगता है, या फिर आपको जो भी डिबेट का इंपॉर्टेंट गोल लगता है, आप उस आधार पे जजमेंट नहीं दे सकते। आपको पक्ष और विपक्ष ने क्या किया है
और किस चीज को बर्डन बनाया है, किस चीज को स्टेक होल्डर बनाया है, किस चीज को गोल ऑफ द डिबेट बनाया है, आपको उसी चीज पे जजमेंट देना होगा। दूसरी बात आती है कि जैसे कभी कभी ये होता है, पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि पक्ष ने एक बर्डन दिया, लेकिन वो बर्डन बहुत ही डिबेट से ऑफ था, मतलब वो लॉजिकल बर्डन फॉलो अप नहीं कर रहा था डिबेट से, और विपक्ष ने बर्डन उठाया जो कि उसका सही बर्डन था। बट ऐसे केसेस में अगर विपक्ष अपने बर्डन को स्थापित नहीं कर पा रहा है और पक्ष अपने बर्डन को स्थापित कर पा रहा है, तो एडवांटेज पक्ष होगा। अब क्योंकि सबसे पहले डिबेट का जो फ्लो है, जो फ्लो चलेगा डिबेट का, जो दिशा चलेगी डिबेट की, वो अगर कोई तय करेगा तो वो पक्ष ही तय करेगा। अगर पक्ष ने कहा है कि क बर्डन है डिबेट का, तो विपक्ष को क बर्डन के साथ इंगेज करना ही पड़ेगा। वो बाद में आके कह सकता है कि ख इंपॉर्टेंट बर्डन है, बट जब तक वो क बर्डन को अगर समाप्त नहीं करता या क बर्डन पे अपनी जीत सुनिश्चित नहीं करता, उसकी डिबेट की जीत बहुत मुश्किल है। तो अगर वो जैसे वो अगर वो ये कहना चाहता है ना कि क बर्डन नहीं होना चाहिए डिबेट का, क खारिज हो जाना चाहिए, तो उसको लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ेगी कि क्यों क डिबेट का बर्डन नहीं होना चाहिए, ख डिबेट का बर्डन होना चाहिए। सिर्फ इतना कह देना कि क डिबेट का बर्डन नहीं होना चाहिए, आप उसको जजमेंट नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप कभी भी खुद से कोई भी बर्डन को अज्यूम नहीं करेंगे, खुद से कभी भी स्टेक होल्डर के गोल्स को अज्यूम नहीं करेंगे। जो आपको टीम्स ने कहा है उसी हिसाब से आपको चीजों को एनालाइज करना होगा। एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसको किस प्रकार से एनालाइज करते हैं किसी भी डिबेट में, कोई आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसको किस प्रकार से किसी डिबेट में एनालाइज करते हैं। So, सबसे पहले आता है रेलिवेंस, जो बात बोली गई है। सो लेट्स से मैं एक कम्युनिज्म की डिबेट कर रहा हूं और उसमें मैंने एक निहिलिस्ट आर्गुमेंट यूज किया, और वो निहिलिस्ट आर्गुमेंट का मैंने ऐसा चित्रण किया जिसका आज तक आपने कभी सुना नहीं। अब तक आपने किसी यूट्यूब चैनल पे वैसा कैरेक्टराइजेशन नहीं देखा हो, किसी सीनियर के मुख से वैसा कैरेक्टराइजेशन नहीं देखा हो। बट पॉइंट बीइंग कि क्या कम्युनिज्म की डिबेट में, क्या कैपिटलिज्म की डिबेट में निहिलिज्म का आर्गुमेंट रेलिवेंट है या नहीं है। अगर जो टीम निहिलिज्म का आर्गुमेंट लेके आ रही है और अगर वो टीम उसका रेलिवेंस नहीं बना पा रही है, अगर वो टीम उसका रेलिवेंस नहीं तय कर पा रही है, अगर वो टीम उसका रेलिवेंस स्थापित नहीं कर पा रही है, बेसिकली जज को ये नहीं तय करना है कि मतलब बेसिकली अगर कोई भी अटपटा सा आर्ग्यूमेंट है जो कि डायरेक्टली रिलेशन नहीं बनाता है टॉपिक से, अगर वैसा कोई आर्ग्यूमेंट आ रहा है डिबेट में, तो जो टीम वो आर्ग्यूमेंट लेके आ रही है उसी टीम को आ, उसका रेलिवेंस भी तय करना होगा। अन्यथा जो भी नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं उसमें जज, जो टीम्स ने बर्डन तय किया है, जज जो टीम्स ने स्टेक होल्डर तय किया है, उस बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स का रेलिवेंस तय कर सकते हैं। अगर टीम्स ने स्टेक होल्डर ये तय किया है कि कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपिटलिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्री मार्केट है, और फ्री मार्केट में हर किसी को पार्टिसिपेशन का हक है विदाउट एनी प्री कंसीव्ड बायसनेस। ऐसे में अगर ऑपोजिशन निहिलिस्ट आर्गुमेंट लेके आता है बट निहिलिस्ट आर्गुमेंट का रेलेवेंस नहीं तय करवा पाता है, तो निहिलिस्ट आर्गुमेंट को एक जज इरेलीवेंट आर्गुमेंट मानेगा, इवन इफ वो कितना भी स्थापित क्यों ना हो, इवन इफ कितना अच्छा कैरेक्टराइजेशन ना हो। दूसरी चीज, क्या लॉजिकल जंप एग्जिस्ट करता है किसी भी टीम के आर्ग्यूमेंट में। सो लेस से मैंने जैसे बोला कि स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक क स्टेटमेंट के लिए स्थापना ख स्टेटमेंट नहीं कर सकता। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ फ्लो, मतलब फ्लो में होने चाहिए, एक फ्लो चार्ट में होने चाहिए। एक जज को यह भी तय करना है आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करते वक्त कि क्या आर्ग्यूमेंट्स के बीच में लॉजिकल जंप्स तो नहीं आ रहे। लॉजिकल जंप्स को अगेन आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि क्या जज को अपने तरफ से दो से तीन, एक से दो या दो से तीन लाइंस खुद से ऐड करनी पड़ रही है उस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए, या टीम्स ने आपको वो समझ प्रस्तुत की है या परोसा है। अगर टीम्स ने आपको वो समझ प्रस्तुत की है, टीम्स ने अगर आपको वो समझ परोसा है, देन वेल एंड गुड। अगर लॉजिकल जंप्स है तो आप उस आर्ग्यूमेंट को कम प्रायोरिटाइज करेंगे। पार्लियामेंट्री डिबेटिंग इज ऑल अबाउट कि आर्ग्यूमेंट का प्रायोरिटाइजेशन। सबसे पहले स्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट्स प्रायोरिटाइज होते हैं। स्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट में भी वो आर्ग्यूमेंट्स प्रायोरिटाइज होते हैं जिसको अच्छी तरीके से स्टैब्लिश किया गया है। अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करने का मतलब ये है कि लॉजिकल जंप्स ना हो। अगर आपको किसी भी पार्लियामेंट्री डिबेट में जजमेंट मिल रहा है और आपको लगता है कि सामने वाली टीम को सिर्फ इस बेसिस पे जिताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है, बट अगर उन्होंने उस स्टेटमेंट को कभी भी स्थापित नहीं किया है, अगर उन्होंने उस स्टेटमेंट को कभी भी आर्ग्यूमेंट का फॉर्म नहीं दिया है, तो जज उस स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकता है। या तो जज के पास जस्टिफिकेशन होना पड़ेगा कि क्यों आपके स्थापित तर्क के ऊपर इस स्टेटमेंट को प्रायोरिटाइज किया गया है। वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही जज ऐसा कर सकता है, वरना इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एंड 99 डिबेट्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही होती है,
एक स्टैब्लिश्ड आर्ग्यूमेंट, जैसा मैंने कहा, एक एवरेज स्टैब्लिश्ड आर्ग्यूमेंट इज 100 टाइम्स बेटर देन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बट नॉट एन आर्ग्यूमेंट। तो लॉजिकल जंप्स नहीं होने चाहिए आर्ग्यूमेंट्स में। अगर आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिकल जंप्स है मतलब वो एक वीकर आर्ग्यूमेंट है। तीसरी चीज आप मतलब सबसे पहला होता है रेलिवेंस, कि डिबेट के साथ उस आर्ग्यूमेंट का कितना रेलिवेंस। अगर कैपिटलिस्ट डिबेट में निहिलिस्ट आर्ग्यूमेंट है और निहिलिस्ट आर्ग्यूमेंट का कभी भी निहिलिस्ट आर्ग्यूमेंट का कभी भी ये तय ही नहीं किया गया कि रेलिवेंस क्या था इस डिबेट के संदर्भ में, तो आप उसको इरेलीवेंट मानेंगे और उस आर्ग्यूमेंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, इवन इफ कितना अच्छा भी कैरेक्टराइजेशन क्यों ना हो। दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक, सबसे पहले स्टेटमेंट्स नहीं काउंट होगा, आर्ग्यूमेंट काउंट होगा। आर्ग्यूमेंट में भी लॉजिकल जंप्स नहीं होने चाहिए। लॉजिकल जंप आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्या आपको तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स या एक भी स्टेटमेंट ऐड करना पड़ रहा है या नहीं कर रहा। जितने ज्यादा स्टेटमेंट्स आपको खुद की तरफ से अज्यूम करने पड़ रहे हैं, ऐड करने पड़ रहे हैं, आपके दिमाग को कन्विंस करना पड़ रहा है, उतना बड़ा लॉजिकल जंप है और वो उतना ही वीकर आर्ग्यूमेंट है। वीकर आर्ग्यूमेंट सबसे कम प्रायोरिटाइज होंगे। उसके बाद आउटकम। सो बेसिकली पक्ष ने जो भी बर्डन तय किया था और विपक्ष ने जो भी बर्डन तय किया था, क्या उस बर्डन के संदर्भ में जो उनके बाद में आर्ग्यूमेंट्स आए, क्या वो उस बर्डन को सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उस बर्डन को सर्व कर रहे हैं तो आप उस आर्ग्यूमेंट को जजमेंट के लिए यूज करेंगे। अगर उस बर्डन को सर्व नहीं कर रहे तो उस आर्ग्यूमेंट को नीचे कैरेक्टराइज करेंगे। और इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स की एक ऑर्डर बनेगी और जिस भी साइड पे ऊपर के आर्ग्यूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिस भी साइड पे ऊपर के आर्ग्यूमेंट ज्यादा आउटकम को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जिस भी साइड पे आर्ग्यूमेंट्स के लॉजिकल जंप्स कम होंगे, जिस भी साइड पे आर्ग्यूमेंट्स नेसेसरीली डिबेट क्यों जीतनी चाहिए उसको सिद्ध कर रहे होंगे, या बर्डन को सिद्ध कर रहे होंगे, या स्टेक होल्डर एनालिसिस को सिद्ध कर रहे होंगे, या आउटकम को सिद्ध कर रहे होंगे, आप उन्हीं चीजों को काउंट करके किसी भी टीम को जजमेंट देंगे। एक और चीज होती है, कभी कभी क्या होता है कि पॉलिसी मोशंस होता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन होता है या हार्म्स वर्सेस बेनिफिट का एनालिसिस होता है, उसमें एक्सक्लूसिविटी बहुत मायने रखती है। सो लेट्स से अगर किसी सामने वाली टीम ने एक सॉल्यूशन दिया या कोई एक हार्म्स बताया, जैसे बताया कि अगर ये करेंगे तो इससे ये नुकसान हो जाएगा, अगर वो हार्म एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो हार्म दोनों साइड पे एग्जिस्ट करता है, या वो बेनिफिट दोनों साइड पे एग्जिस्ट करता है, या वो सॉल्यूशन दोनों साइड पे एग्जिस्ट करता है, देन सो जैसे कैपिटलिज्म अगर बोलता है कि हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं और कम्युनिज्म बोल रहा है कि स्टेट भी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है और वो सिद्ध कर रहा है, देन मैक्सिमम प्रोड्यूस करना एक एक्सक्लूसिव आर्ग्यूमेंट नहीं बच गया। तो जजमेंट को भी आपको तय करते वक्त अगर आपको जजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तब आप ये भी तय कर सकते हैं कि एक्सक्लूसिविटीज किसके साइड पे है और कितनी रेलिवेंट एक्सक्लूसिविटीज किसके साइड पे। मतलब कि अगर किसी ने कोई हार्म बताया या किसी ने कोई बेनिफिट बताया या किसी ने कोई सॉल्यूशन दिया, ये तीनों चीजें एक्सक्लूसिवली किसके साइड पे ज्यादा है और किसके साइड पे रेलिवेंटली ज्यादा है। जिसके साइड पे रेलिवेंटली ज्यादा है और जिसके साइड पे रेलिवेंटली ज्यादा प्रेजेंट है, ज्यादा मौजूद है, वो साइड टीम जीतेगी। उसके बाद आपको रिबर्टल्स में ये देखना पड़ेगा कि किस टीम का रिबर्टल कितना मजबूत था, किस टीम का रिबर्टल कितना कमजोर था। एक चीज ये भी है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डजेंट मैटर। किसी ने 3 मिनट में 3 मिनट में 10 आर्ग्यूमेंट बोले, किसी ने 3 मिनट में सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट बोले, बट वो 2 आर्ग्यूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो 3 आर्ग्यूमेंट कम इंपॉर्टेंट था, तो आप उस 2 आर्ग्यूमेंट को ज्यादा देंगे रादर देन आप उस 3 आर्ग्यूमेंट को जिसने बहुत ज्यादा बोला है उसको देंगे। अब हम आते हैं कि कितने तरह के बर्डन्स होते हैं। ये आपको बर्डन्स आइडेंटिफाई करने में एक डिबेट में बहुत हेल्प करेगा। 3 तरह का बर्डन हो सकता है किसी भी डिबेट में। सबसे पहले है सेल्फ इम्पोज बर्डन। सेल्फ इम्पोज बर्डन का मतलब क्या होता है कि एक टीम खुद ही आके कह रही है कि हम ये चीज डिबेट में सिद्ध करेंगे। तो अगर कोई टीम आके खुद ही ये तय कर रही है कि हम डिबेट में ये चीज सिद्ध करेंगे, देन वो ऑटोमेटिकली डिबेट का बर्डन सेट करे। जैसे अगर कोई टीम ये कह रही है कि मैं सामाजिक असमानता का परमानेंट सॉल्यूशन दूंगा, तो उसने खुद से बर्डन ले लिया है खुद के ऊपर कि वो परमानेंट सॉल्यूशन देगा। तो आगे सारे आर्ग्यूमेंट जो आप जज करेंगे वो इस बात पे आप करेंगे कि परमानेंट सॉल्यूशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। उसके बाद आता है बर्डन्स बाय द इमोशन। इसका मतलब ये है कि जो मोशन है वो जो बर्डन है वो खुद ब खुद मोशन द्वारा तय हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि डिबेट की टॉपिक खुद ही ये कह रहा हो कि किसानों को फायदा पहुंचना चाहिए या किसानों के हित में किसान बिल को वापस लेना है, तो बर्डन खुद ब खुद तय हो चुका है कि किसानों के हित में किसान बिल को वापस लेना है। या फिर यह सदन साम्यवाद के विघटन पर या सोवियत संघ के विघटन पर खेद व्यक्त करता है।
तो भी बर्डन ऑलरेडी मोशन तय कर रहा है, मोशन सेट कर रहा है कि साम्यवाद के विघटन पर खेद प्रकट करना है पक्ष को। सो पक्ष हर्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है, या पक्ष कोई और इमोशन प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसको खेद ही प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सब पहला होता है कि सेल्फ इम्पोज बर्डन, कि आपने आके खुद ही कहा कि हम गरीबों का उन्मूलन करेंगे या हम परमानेंट सॉल्यूशन लाएंगे। दूसरा है कि जो मोशन खुद ब खुद बर्डन दे रहा है। तीसरा है कि एक टीम कह रही है कि एक आउटकम ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ इम्पोज बर्डन में भी आता है। या बी कह रही है कि जो पक्ष आउटकम दे रहा है वो खराब आउटकम है। सो बेसिकली एक बर्डन सेल्फ इम्पोज ना होके किसी और ने किसी पे बर्डन दिया है। सो अगर आप किसी और पे वो बर्डन डाल रहे हैं तो काउंटरली आपके भी ऊपर भी बर्डन आ रहा है, तो उस हिसाब से भी बर्डन तय होता है कि किसने किस पे क्या बर्डन सेट किया है। सो अगर मैं आके कह रहा हूं कि कैपिटलिज्म इकोनॉमिक इमेंसिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक इमेंसिफिकेशन का डेफिनेशन ये है कि जो बीपीएल लाइन है वो खत्म हो जाती है, देन पक्ष का बर्डन ये होगा कि बीपीएल लाइन खत्म हो जानी चाहिए, तभी इकोनॉमिक इमेंसिफिकेशन है। और विपक्ष का फिर इसमें दो काम होगा, या तो विपक्ष काउंटर डेफिनेशन देगी कि हाँ इस तरीके से बीपीएल लाइन खत्म होना है, इकोनॉमिक इमेंसिफिकेशन नहीं है, कोई और इकोनॉमिक इमेंसिफिकेशन का आर्थिक उन्मूलन का परिभाषा होगा। या फिर वो भी तय करेगी कैसे जो उसके द्वारा जो सॉल्यूशन है, या फिर पक्ष जो सॉल्यूशन दे रहा है वो बीपीएल लाइन नहीं खत्म कर सकता, या फिर विपक्ष जो कह रहा है वो ज्यादा बेहतर है बीपीएल लाइन को खत्म करने में। तो ये तीन तरह के बर्डन्स होते हैं। सबसे पहले अगर पक्ष ने खुद के ऊपर से कोई बर्डन लिया है तो आप उस बर्डन के हिसाब से जज करेंगे, या फिर अगर विषय में खुद ब खुद एक बर्डन दिया गया है कि खेद प्रकट करना है, साम्यवाद के विघटन पर खेद प्रकट करना है, या राहुल गांधी के कांग्रेस के बड़े नेता बनने पर खेद प्रकट करना है, तो आपके ऊपर बर्डन ऑलरेडी तय कर दिया गया है। जज को बर्डन पता है कि खेद प्रकट करना है। ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप बर्डन एनालिसिस करते हैं, मतलब विषय में भारत का एज एडजुडिकेटर एनालिसिस कर रहे हैं, और ये स्पीकर के रूप में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सी एडजुडिकेशन के जितने भी फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स ही इन द फर्स्ट प्लेस इसलिए है क्योंकि वो स्पीकर द्वारा फॉलो होने चाहिए, स्पीकर द्वारा उसका निर्वहन होना चाहिए। बर्डन्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पक्ष बोल रहा है इकोनॉमिक इमेंसिफिकेशन का मतलब ये है कि बीपीएल लाइन के ऊपर आना, तो पक्ष विपक्ष को बोलेगा नहीं, आपको ये भी बताना है कि कैसे बीपीएल लाइन के ऊपर जो दलित है उनका भी भला हो रहा है। नहीं, अगर पक्ष ने खुद के लिए क बर्डन तय किया है तो विपक्ष का बर्डन है नॉट क, ख देना उसका बर्डन नहीं है, उसके एक अलग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनते हैं। बट विपक्ष का बर्डन सिर्फ इतना है कि नॉट क। अगर पक्ष का बर्डन क है तो विपक्ष का बर्डन है नॉट क। या फिर विपक्ष का ये भी बर्डन नहीं है कि क बुरा क्यों है ये बताना। सी किसी चीज को बुरा बताना और किसी चीज को ना कहने में फर्क होता है। एज अ जज आपको इसका समझना पड़ेगा अंतर, कि साम्यवाद नहीं होना चाहिए और साम्यवाद बुरा है, इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है। तो विपक्ष का बर्डन नॉट क होगा अगर पक्ष का बर्डन क होगा। ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन बनता है कि लेट्स से पक्ष कोई पॉलिसी प्रपोज कर रहा है, ठीक है, या पक्ष कोई नीति कर रहा है, नीति ला रहा है, या पक्ष कोई सिद्धांत ला रहा है। ऐसे केसेस में अगर पक्ष कोई सिद्धांत ला रहा है या पक्ष कोई नीति प्रपोज कर रहा है, और अगर वो नीति प्रपोज करते वक्त इस प्रकार का भाव दे रहा है या इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट डाल रहा है या इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट स्थापित कर रहा है कि वो यह बता रहा है जज को कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ए पॉलिसी से ही सॉल्व हो सकती है, किसी और पॉलिसी से सॉल्व नहीं हो सकती है, देन विपक्ष का दो काम होगा। विपक्ष दो स्तर पे इसको टैकल कर सकता है। तो सबसे पहले जिसका भी माइक है प्लीज ऑफ कर लीजिए, जिसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि या तो विपक्ष उस प्रॉब्लम को ही एनालाइज ना करे, कि विपक्ष बोल दे कि हम इस प्रॉब्लम को ही नहीं मानते हैं। तो अगर आपने प्रॉब्लम ही डिसरिगार्ड कर दिया, उसका सॉल्यूशन देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। या तो दूसरा काउंटर ये है कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करें, क्योंकि पक्ष ने ये कह दिया है। सो लेट्स से डिबेट ये हो रही है कि हमको बी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और पक्ष ने ए सॉल्यूशन प्रपोज किया है। ठीक है। अब एज अ विपक्ष आप दो तरीके से डिबेट जीत सकते हैं, या तो पहले कह दे कि बी प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तब आप कह सकते हैं अगर मोशन ने बी को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया है और पक्ष ने खुद से बी प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट किया है। अगर टॉपिक में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि किसानों के हालात खराब है, तब आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते एज अ विपक्ष कि किसानों के हालात खराब नहीं है, तब आपको मानना पड़ेगा कि किसानों के हालात खराब है। लेकिन अगर पक्ष ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बुरी है
और पक्ष ने खुद से आके ये बर्डन उठा लिया है कि किसानों के हालात खराब है, तो विपक्ष के रूप में एक टीम ये काउंटर कर सकती है कि किसानों के हालात खराब नहीं है, इसलिए उसका सॉल्यूशन तो हम नहीं देंगे। या तो दूसरा तरीका ये है कि अगर पक्ष कह रहा है कि जो किसानों के हालात खराब है उसके लिए यही एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है, तो आपका एज अ विपक्ष दो काम बनता है। सबसे पहला काम बनता है कि आप ये बताइए कि ए सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, या तो ए की वजह से वो प्रॉब्लम और खराब हो जाएगी। दूसरा, आपके हिसाब से प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या होगा। सो एज अ जज मैं ये लीवे अलाउ करता हूं विपक्ष को कि अगर वो एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रहा है तो उसको एक वेल प्रपोज्ड वेल स्टैब्लिश सॉल्यूशन होने की जरूरत नहीं है। वेल प्रपोज वेल स्टैब्लिश सॉल्यूशन होने का मतलब ये होता है कि उसको ए के जितना कैरेक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है कि पैसा यहां से आएगा, इस इन स्तरों पे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कम्युनिटीज बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। अगर जो अपोजिंग टीम है वो मुझे बी का एक बेसिक कैरेक्टराइजेशन दे दे और उसको स्टैब्लिश कर दे, तो भी मैं बी को सॉल्यूशन के रूप में मान सकता हूं, क्योंकि विपक्ष पे हमेशा दो भार है। सबसे पहले ए को खत्म करने का भार है, दूसरा बी को प्रपोज करने का भार है। इसलिए बी को प्रपोज करते वक्त, बी को स्थापित करते वक्त विपक्ष को उतना ज्यादा स्थापित नहीं करना होगा जितना पक्ष को ए को स्थापित करना होगा। लेकिन हाँ, कुछ स्थापित तो आपको सॉल्यूशन बी को करना ही पड़ेगा। दूसरा यह है कि अगर टॉपिक में ही दिया गया है कि किसानों के हालात खराब है और पक्ष ने ए सॉल्यूशन प्रपोज किया है, ऐसे केसेस में आपको बी सॉल्यूशन प्रपोज नहीं भी कर सकते हैं, बल्कि लेकिन आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ए सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर अगर पक्ष ये कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ ए ही सॉल्व कर सकता है, और अगर आपने या तो काटा अच्छे से नहीं या तो कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं दिया जो ए से बेहतर हो सकता है, देन उस केस में जज को एक पॉलिसी क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो है और उसका एक सॉल्यूशन तो देना ही देना है। सो इवन इफ अगर मेरा सॉल्यूशन कितना भी खराब क्यों ना हो, अनटिल वो प्रॉब्लम को बढ़ा नहीं रहा है और मेरा सॉल्यूशन किसी भी ए प्रॉब्लम को 5% भी सॉल्व कर रहा है और आपके साइड पे वो प्रॉब्लम 5% भी सॉल्व नहीं हो रहा है, देन मेरे 5% सॉल्यूशन को माना जाएगा। अब भागवत थोड़ा देख लोगे किसका नहीं। ठीक है, या कुछ कह रहे हो भागवत? मेरी आवाज आ रही है भागवत? एक बार बस ये कंफर्म कर दो, या कोई भी कंफर्म कर दे। आ रही है भैया। ठीक, ओके। रिबर्टल्स पे आते हैं कि रिबर्टल्स किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले एक होता है डायरेक्ट रिबर्टल। ठीक है, कि बेसिकली किसी ने ए कहा और उसके सामने नॉट ए का रिबर्टल आ गया, एक ए आर्ग्यूमेंट आ गया, उसके सामने नॉट ए का आर्ग्यूमेंट आ गया, नॉट ए का रिबर्टल आ गया। ठीक है, तो वो एक डायरेक्ट रिबर्टल हुआ, और उस रिबर्टल को आप तुलना कर सकते हैं कि रिबर्टल कितना स्थापित हुआ या रिबर्टल कितना अच्छा है डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा होता है एक ऐसा रिबर्टल जो कि डायरेक्टली उस आर्ग्यूमेंट को काट नहीं रहा है, बस बस उस आर्ग्यूमेंट को वीकेंड कर रहा है। सो बेसिकली किसी आर्ग्यूमेंट का डायरेक्ट रिबर्टल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट पेरिफेरल रिबर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं या सेकेंडरी रिबर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्राइमरी रिबर्टल्स को कमजोर कर रहे हैं। सो लेट्स से मैं कहूं कि किसानों को घर देना एक बेहतर पॉलिसी हो सकता है किसानों के हालात को बेहतर करने के लिए, या किसानों को जीरो इंटरेस्ट पे लोन देना, ठीक है, एक बेहतर हो सकता है सॉल्यूशन किसानों के हालात को बेहतर करने के लिए। अब आपके पास हो सकता है जीरो इंटरेस्ट को नहीं देने का आर्गुमेंट नहीं हो सकता है आपके पास सीधा सीधा रिबर्टल, बट आपके पास बी सी डी आर्गुमेंट हो सकते हैं कि अगर हम किसानों को 0% इंटरेस्ट रेट का आर्गुमेंट देंगे तो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होगा, इन सब चीजों का क्या होगा, बाकी इकोनॉमी के हालात का क्या होगा। सो बेसिक मतलब ये है कि एक एक रिबर्टल तो होता है कि ए एंड नॉट ए, ये रिबर्टल डायरेक्ट रिबर्टल होगा। दूसरा, एज अ जज आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है, इस बात को चिन्हित करना होगा कि क्या इवन इफ डायरेक्ट काटा नहीं जा रहा है पक्ष के आर्ग्यूमेंट को, विपक्ष के आर्ग्यूमेंट को, लेकिन क्या प्रतिद्वंदी टीम अपने बाकी आर्ग्यूमेंट से सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को कमजोर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर सफिशिएंट एनफ आपके लिए कमजोर कर पा रही है, सफिशिएंट एनफ कमजोर करने का मतलब क्या है कि उस आर्ग्यूमेंट को इतना कमजोर कर दिया गया है कि उस आर्ग्यूमेंट का डिबेट के बर्डन पे इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा, तो आप उसको एज अ रिबर्टल काउंट कर सकते हैं। तीसरा होता है कंपीटिंग रिबर्टल्स, मतलब कि दो प्रतिद्वंदी अवधारणाएं हैं। दो प्रतिद्वंदी अवधारणाएं रिबर्टल्स के रूप में प्राइमरी आर्गुमेंट का शेप ले लेती है। सो एग्जांपल, सो लेट्स से मैं अगर ये डिबेट कहूं कि निहिलिज्म पूरे संसार भारत के लिए निहिलिज्म एक बहुत ही अच्छा विचार हो सकता है, और ऐसे में मैं कहूं कि ये भारत के आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो पक्ष ने बर्डन बनाया कि भारत के आध्यात्मिक विकास के लिए निहिलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है।
विपक्ष आके अगर ये कह सकता है कि एक्चुअली भारत के आर्थिक विकास के लिए निहिलिज्म बहुत बुरा है, और अगर विपक्ष ये तय कर रहा है कि क्यों आर्थिक विकास आध्यात्मिक विकास के ऊपर प्रेसिडेंस लेना चाहिए, तो इसको कंपीटिंग रिबर्टल्स कहते हैं एंड कंपीटिंग बर्डन्स कहते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि विपक्ष ये कहे कि निहिलिज्म आध्यात्मिक विकास नहीं करेगा, लेकिन अगर विपक्ष ये तय कर पा रहा है डिबेट में कि क्यों आर्थिक विकास निहिलिज्म नहीं करेगा और क्यों आर्थिक विकास आध्यात्मिक विकास के ऊपर ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जज को विपक्ष को जिताना होगा इस आधार पे, क्योंकि उसने दो चीजें सिद्ध की है। सबसे पहले ये चीज सिद्ध की है कि निहिलिज्म से आर्थिक विकास बहुत ही कमजोर होगा। दूसरा, कि क्यों आर्थिक विकास आध्यात्मिक विकास के ऊपर ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तीन तरह के रिबर्टल्स होते हैं जो आपको एक जजमेंट के दौरान आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये बर्डन और ये रिबर्टल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ज्यों के त्यों, तो जब आप एज कॉम्पिटिशन में फीडबैक देने के लिए बैठते हैं तब आपका फीडबैक की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और आइडियली आपको बहुत हाई एज स्कोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी कभी लगता है अभी नहीं होता, दोनों ही साइड से, एज स्कोर देने वाले की साइड से भी और एज जो कंपीटिंग एजेस हैं उनके साइड से भी। कॉन्ट्राडिक्शंस पे आते हैं। सबसे पहले तो कुछ अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं कि एक ने कहा कि हम लोकतंत्र में नहीं मानते हैं, लेकिन वो पूरी डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, या सभी बराबर है, या सभी को अपने डिसेंट रखने का आधार होना चाहिए। तो ये खुद ब खुद एक्सप्लिसिट कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए लेकिन सबको डिसेंट देने का आधार होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि सबके मत होना चाहिए। या फिर आप ये कहें कि चुनाव नहीं होना चाहिए बट लोकतंत्र होना चाहिए, देन वो भी एक एक्सप्लिसिट कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा, आप जज को कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन खुद से नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पूरा एज वर्कशॉप मतलब होना चाहिए या एज वर्कशॉप की नीड है। इसका एक वन ऑफ द रीजंस ये था कि करंट स्टेटस को में जो हिंदी डिबेटिंग में जो जजमेंट हो रहा है वो जजमेंट बाय कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहा है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो सबसे पहली बात, आपको खुद से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं इवेल्युएट करना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल है लॉजिकल जंप की तरह कि अगर आपको अपने तरफ से एक आर्ग्यूमेंट, एक लाइन भी यूज करना पड़ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, देन आपको उस कॉन्ट्राडिक्शन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किया जा सकता है, बट अगेन 100 में से 99 डिबेट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की नहीं होती है। सो अगर आपको किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन मानने के लिए खुद की तरफ से 1% भी मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ रहा है, देन आपको उस कॉन्ट्राडिक्शन को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, स्लिप ऑफ टंग कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है। तीसरी बात ये होती है, और ये आप सभी एज अ डिबेटर एंड जो भी आज करते हैं ये नोट कीजिए, दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है या क्या नहीं है। क्वेश्चन आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है और क्या नहीं है, इस बात का इवैल्यूएशन क्वेश्चन आंसर में आइसोलेशन के स्तर पे नहीं हो सकता। अगर किसी भी साइट ने डेफिनेशंस ऐसी दी हैं जो कि नॉन मेन स्ट्रीम डेफिनेशंस है, देन उस डेफिनेशन के आधार पे क्वेश्चन आंसर में एक टीम ऐसी बातें कह सकता है जो कि यूजुअली कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करेंगी, लेकिन वो क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को स्टैब्लिश किया है इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए जब भी आप जजमेंट दे रहे हैं और किसी भी चीज को आप कॉन्ट्राडिक्टरी मान रहे हैं, तब आपको सबसे पहले ये चीज चेक करना होगा कि जो डेफिनेशन स्टैब्लिश की गई है और जो आर्ग्यूमेंट स्टैब्लिश किया गया है, क्या उस आधार पे भी ये बात कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है। आइसोलेशन में कॉन्ट्राडिक्शन काउंट नहीं करने चाहिए पार्लियामेंट्री डिबेट में, स्पेशली हिंदी पीढ़ी में जहां क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। सो अगर आपको कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, आपको कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्टरी फील हो रहा है कि क्वेश्चन आंसर में फ्लो चल रहा है, हीट चल रहा है, सामने से सवाल आ रहा है, सामने से जवाब आ रहा है, और आपको लगता है ओ शिट ये सामने वाले ने कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, आपको कॉन्ट्राडिक्शन वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो पीएम की स्पीचेस थी या जो एलओ की स्पीचेस थी या उपनेता, दोनों साइड से जो उपनेताओं की वक्तव्य था, क्या उस आधार पर भी कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस आधार पर कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में होल्ड नहीं कर रहा है, देन आप उसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मान सकते हैं और उस आधार पर जजमेंट नहीं तय कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर जजमेंट आपको तभी तय करना चाहिए जब वो स्थापित डेफिनेशन और स्थापित बर्डन के एकदम ही अगेंस्ट जा रहा हो। सो एज अ डिबेटर अगर कोई भी जज मुझे कॉन्ट्राडिक्शन के बेसिस पे हराता था,
तो मैं उसे यही सवाल करता था कि जब मैंने कोई तर्क स्थापित किया है या मैंने कोई परिभाषा स्थापित की है और मैंने डिबेट का एक पर्टिकुलर बर्डन तय कर दिया है और उस आधार पे अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन कैसे मान रहे हैं? या तो आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं या तो आप लॉजिकल जंप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही आपको नहीं करना अलाउड है पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में। तो जो भी डिबेटर्स है यहाँ पे है, क्योंकि हिंदी पीढ़ी में जो डिबेटर है वही एडवोकेटर भी है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जज अगर किसी पर्टिकुलर चीज को कॉन्ट्राडिक्शन कह रहा है तो क्या वो वास्तविक में कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है। आजकल बहुत इजी वे आउट है कॉन्ट्राडिक्शन के नाम पे टीम्स को जिता देना या कॉन्ट्राडिक्शन के टीम्स पे हरा देना। चौथी चीज ये है कि अगेन कल ही मैं एक डिबेट जज कर रहा था, वहां पे एक टीम ने कहा कि नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी है या साउथ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, सॉरी। सो अगर कोई टीम कह रही है साउथ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, तो आपको अगर उसके पूरे आर्ग्यूमेंट से समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो साउथ और नॉर्थ कोरिया का नाम गलत ले रही है, लेकिन उसके जो कहने का एसेंस है वो गलत नहीं है, तब आप उसको उस बेसिस पे डिबेट नहीं हरा सकते जस्ट बिकॉज किसी ने कहता है कि साउथ कोरिया में डिक्टेटरशिप है। आप उसके स्पीकर स्कोर कम कर सकते हैं अगर वो बार बार वो गलती कर रहा है। लेकिन अगर उसके आर्गुमेंट का सार कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इवन इफ स्टेटमेंट बाय मिस्टेक फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, तो आपको उसके आर्गुमेंट के सार को बेसिस बनाना है, ना कि आपको उसके स्लिप ऑफ टंग को या फिर फैक्चुअल इनएक्यूरेसी को आधार बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कैसे जज करते हैं हिंदी पीडी में, उस बेसिस पे आते हैं। उससे पहले डीएलओ स्पीचेस को कैसे जज किया जाता है। सी, हिंदी पीडी में या फिर इन जनरल किसी भी पीडी में डीएलओ डाउन का रूल होता है। डीएलओ डाउन रूल का मतलब क्या है कि जो डीएलओ है वो किसी भी प्रकार का कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं लेके आ सकता। नया आर्ग्यूमेंट की परख क्या होती है? नए आर्ग्यूमेंट की परख ये होती है कि एक दिए गए डिबेट में नेता विपक्ष, नेता पक्ष और उपनेता पक्ष द्वारा उस पहलू को डिस्कस नहीं किया गया है या उस पहलू का जिक्र नहीं किया गया है। अगर उस पहलू को डिस्कस नहीं किया गया, उस पहलू का जिक्र नहीं किया गया है या उस पहलू की तरफ इंगित नहीं हुआ है या वो उस पहलू पे चर्चा नहीं हुई है थोड़ी भी, तो अब अगर डीएलओ कोई नई बात अगर उसके मतलब अगर थोड़ी भी चर्चा नहीं है उसके बाद कोई डीएलओ बात कह रहा है, देन वो डीएलओ की नई आर्ग्यूमेंट है, डीएलओ का नया आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट काउंट करने के लेवल्स पे वो आर्ग्यूमेंट को सबसे नीचे रखा जाएगा। वो आर्ग्यूमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक स्टेटमेंट। सो डीएलओ कोई भी नया आर्ग्यूमेंट नहीं ला सकता। और नए आर्ग्यूमेंट की परख कैसे होती है कि जो डीएलओ नई बात कह रहा है क्या उसको लेके आपको कोई भी एविडेंस, कोई भी एक्सप्लिसिट एविडेंस पहले की तीनों स्पीचेस में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है देन वो डीएलओ का नया आर्ग्यूमेंट है एंड वो आर्ग्यूमेंट डाउन काउंट होगा, मतलब उस आर्ग्यूमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी जजमेंट तय करते वक्त। लेकिन अगर किसी टीम को अपना वो आर्ग्यूमेंट काउंट करवाना है, देन वो उस टीम की जिम्मेदारी है कि उस चीज को वो क्वेश्चन आंसर में उठाए। तो जैसे डीएलओ ने कोई नया पॉइंट लेके आए हैं और तो आप उसको स्टेटमेंट मतलब आप उसको क्रेडिट उस बेसिस पे तो उस लेवल पे नहीं करेंगे जिस लेवल पे बाकी के आर्ग्यूमेंट्स को आप क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑपोजिशन टीम उसको क्वेश्चन आंसर में बार बार सवाल उठा रही है, बार बार जवाब पूछ रही है, देन आप उसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन उस चीज को क्रेडिट करते वक्त भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्पीच में कही गई आर्गुमेंट के लिए जो समय मिलता है और क्वेश्चन आंसर में जो जवाब दिया जाने के लिए समय मिलता है वो बराबर नहीं होता है। सो अगर डीएलओ ने एक नया आर्गुमेंट ए यूज किया है और उस ए आर्गुमेंट को यूज करके ओपोजिशन टीम बार बार सवाल पूछ रही है, तब जरूरी नहीं है कि पक्ष उस ए आर्ग्यूमेंट को काउंट काटने के लिए बी आर्ग्यूमेंट का यूज करे। वो सिर्फ स्टेटमेंट्स का भी यूज कर सकता है उस बात को काटने के लिए, लेकिन हाँ उस स्टेटमेंट्स का आधार उसके ऑलरेडी स्पीचेस में एग्जिस्ट कर रहे होने चाहिए। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर डीएलओ ने कोई नई बात कही है जैसे स्टेटमेंट ए डीएलओ ने नया कहा है और अगर वो बार बार ऑपोजिशन उस चीज को क्वेश्चन आंसर में यूज कर रहा है और ये ऑपोजिशन के ऊपर भार है, पक्ष के ऊपर बिल्कुल भी भार नहीं है कि वो डीएलओ के नए स्टेटमेंट के साथ इंगेज करे क्वेश्चन आंसर के रूप में, मतलब वो उस पर सवाल करे उसको नस्ते नाबूद करे, वो पक्ष का भार नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष बार बार स्टेटमेंट ए पे सवाल कर रहा है, देन विपक्ष से ये अव्यवहारिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उसको सैद्धांतिक रूप से काटेगा। अगर वो उसको आंशिक रूप से काट रहा है या फिर उसको स्टेटमेंट्स के मतलब सेंटेंसेस के आधार पे, स्टेटमेंट्स के आधार पे काट रहा है, लेकिन उस स्टेटमेंट का ऑलरेडी
जो आपका एविडेंस है या उसका जो प्रिंसिपल्स है या जो उसके फंडामेंटल्स है वो ऑलरेडी उनके पीएम और डीपीएम स्पीचेस में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको उस पीएम डीपीएम स्पीच के साथ तालमेल बैठाते हुए जो पक्ष ने नए आर्ग्यूमेंट जो बीएलओ का है उस पर जो जवाब दिया है उसको इवेल्युएट करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आपको ये भी समझना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर किसी भी सैद्धांतिक तर्क को स्थापित करने का समय नहीं होता है। सो अगर क्वेश्चन आंसर में कोई नया लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट यूज किया जा रहा है, सो एक टीम को सडनली रियलाइज होता है कि ओ हम बहुत डिबेट में पीछे हैं, हमको ये लाइन ऑफ, सो जैसे पूरी डिबेट सोशियोलॉजी पे हुई है और सडनली डिबेट इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट कर गई। देन सबसे पहली बात, डिबेट की जजमेंट में इकोनॉमिक्स बड़ा आधार नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर में आया है और क्वेश्चन आंसर में तर्कों को स्थापित करने का और तर्कों को खारिज करके स्थापित करने का भी बहुत सारे स्कोप नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आंसर में कोई नया सैद्धांतिक तर्क लाया गया है तो उसकी वैल्यू कम होगी स्पीचेस में जो दिए गए तर्क है उसके तुलना में। और इस बात को ध्यान में रखिए, इस चीज को भी लेके हिंदी पीटी आइडेंटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन आंसर में अगर कोई नया आर्ग्यूमेंट, न्यू लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, उसका वेटेज वो नहीं होगा जो स्पीचेस में आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे। तो उसके बाद भी अगर विरोधी दल या कोई भी दल उस नए लाइन ऑफ रीजनिंग को परस्यू कर रहा है, तब जज को जजमेंट देते वक्त ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो दूसरी टीम थी जिसको जवाब देना पड़ रहा था उसके पास इस चीज को जवाब देने का कितना स्पेस था, कितना मौका था। अगर पर्याप्त स्पेस और पर्याप्त मौका नहीं था, देन अगेन आप उस चीज को जजमेंट बनाने के लिए उतना यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन आंसर में जो भी बात कही जा रही है उसका जजमेंट आइसोलेशन में नहीं होगा। आजकल की हिंदी पीरियड एजुकेशन में अगेन क्वेश्चन आंसर राउंड पे ही जजमेंट तय हो रहे हैं और क्वेश्चन आंसर राउंड को बहुत आइसोलेशन में इवेल्युएट किया जा रहा है। क्वेश्चन आंसर राउंड की किसी भी बात को अगर आप जजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, एंड अगेन क्योंकि ईडी का पार्ट है तो आप यूज करेंगे, लेकिन उसको यूज करने के वक्त आपको ये ध्यान देना होगा कि उसके एविडेंसेस, उसके फंडामेंटल्स एंड उसके प्रिंसिपल्स स्पीचेस में एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर उसके फंडामेंटल्स, उसके प्रिंसिपल्स अगर स्पीचेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, देन उस बात उस बात का जो बल है या उस बात का जो वेटेज है वो उतना नहीं हो सकता जो स्टैब्लिश स्पीचेस में वेटेज है। अगेन मैंने कॉन्ट्राडिक्शंस पे आपको क्लियर कर दिया कि कॉन्ट्राडिक्शन आपको अगेन स्पीचेस में जो आर्गुमेंट स्टैब्लिश किए गए, जो बर्डन्स तय किए गए हैं, जो स्टेक होल्डर्स तय किए गए हैं, जो डेफिनेशंस तय की गई है, उस हिसाब से आपको कॉन्ट्राडिक्शंस को कॉन्ट्राडिक्शन मानना है, ना कि जस्ट बिकॉज आपको क्वेश्चन आंसर में सुन के लगता है या अपोजिंग टीम बार बार चिल्ला रही है कि कॉन्ट्राडिक्शन है। चौथी चीज, प्रश्न उत्तर में फैक्चुअल इनएक्यूरेसी हो सकती है। प्रश्न उत्तर में हाँ ना का गलती हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हाना की गलती कितनी बड़ी गलती, कितनी छोटी गलती है, और ये हाना की गलती बड़ी कितनी है, छोटी गलती कितनी है, ये अगेन स्पीचेस के बेसिस पे तय होगा। हाँ, अगर कोई टीम बार बार आपको लग रहा है कि जानबूझ के उसको ना ना कह रही है और कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है, देन दो ही चीजें हैं, या तो वो अपनी स्पीच भूल चुके हैं या तो वो मैच फिक्स है। दोनों केसेस में उनको बहुत अच्छे खासे मूवी से हार जाना चाहिए। ठीक है। तो इन आधारों पे आपको हिंदी पीडी का एडजुडिकेशन करना चाहिए। मैं एमओवी और स्पीकर स्कोर्स पे भी आ जाता हूँ। एक एमओवी तब दिया जाना चाहिए जब मैच काफी करीब का रहा हो और जीत हार के लिए आपको एक से ज्यादा आधार नहीं मिल रहे। सो बेसिकली अगर आप डिबेट जज कर रहे हैं और आपको एक से ज्यादा आधार नहीं मिल पा रहा है जजमेंट देने के लिए, चाहे अच्छी डिबेट हो या बुरी डिबेट हो, और आपको जजमेंट बनाने के लिए बहुत कशमकश करना पड़ रहा है और एक से ज्यादा एक्सप्लिसिट आधार आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको जीत का अंतर एक एमओवी देना चाहिए। दो एमओवी कब देना चाहिए? दो एमओवी तब देना चाहिए जब आपको एक से ज्यादा आधार किसी भी टीम को जिताने के लिए मिल रहे हैं और आधार बनाने नहीं है, आधार मिलने चाहिए। हिंदी पीडी एडजुकेशन में जज कुछ भी खुद से नहीं बनाता है, उसको वो एविडेंस मिलता है, वो कन्विंस होता है। दो तब दिया जाना चाहिए जब आपके पास एक से ज्यादा आधार मिल रहा हो। तीन एमओवी कब दिया जाना चाहिए? तीन एमओवी तब दिया जाना चाहिए जब जीत हार के लिए आपको एक से ज्यादा आधार मिल रहे हैं और हारने वाले दल द्वारा गलतियां भी की गई है। सो दो एमओवी के बाद तीन एमओवी तब दिया जाना चाहिए जब आपको दो तीन आधार मिल रहे हैं और जो अपोजिंग टीम है उसने भी गलतियां करी है स्पीच, मतलब अपने रोल फुलफिलमेंट को लेके, आर्गुमेंट स्टैब्लिश करने को लेके, क्वेश्चन आंसर्स में गलतियां की है, कॉन्ट्रडिक्शंस की है, तो आपको तीन एमओवी दिया जाना चाहिए। चार एमओवी कब दिया जाना चाहिए? चार एमओवी तब दिया जाना चाहिए जब आपको तीन या उससे ज्यादा बेसिस ऑफ जजमेंट मिल रहे हैं और हारने वाले दल द्वारा पीडी के जो रोल्स है और जो पीडी के जो स्ट्रक्चर्स है उससे मल्टीपल जगहों पे उनसे कमियां रह गई हो, रोल फुलफिलमेंट में, डेफिनेशन स्टैब्लिशमेंट करने में,
कॉन्ट्राडिक्शंस में, इन सब चीजों में अगर बहुत ज्यादा गलतियां हैं, तब आपको 4 एमओवी देना चाहिए। 5 एमओवी तब कब देना चाहिए? 5 एमओवी तब देना चाहिए जब अगेन आपको 3 से ज्यादा निर्णय के आधार मिल रहे हैं और सामने वाली टीम अपनी पहली स्पीच से लेके क्वेश्चन आंसर तक बहुत बुरा कर रही है और जीतने वाली टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो अब आप 5 एमओवी दे सकते हैं। बट अगेन ये टूर्नामेंट पॉलिसी पे भी निर्भर करता है। अगर कोई टूर्नामेंट कह रही है कि 5, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों कोई टूर्नामेंट ऐसा कहती है, बट बहुत सारी टूर्नामेंट्स यही कहती है, मे बी कॉम्प्लिकेशन अवॉइड होते हैं। बट अगर कोई टूर्नामेंट कह रही है कि 5 एमओवी तभी दिया जाना चाहिए जब डेफिनेशन चैलेंज है, देन ठीक है, तभी आप 5 एमओवी देंगे। स्पीकर स्कोर्स कैसे देना चाहिए? अगर आपको आइडियली कोई कमी नहीं मिल रहा है किसी की स्पीचेस में, तो आपको 10 नंबर दे देना चाहिए। आपको 10 नंबर देने से कतराना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आइडियल आइडियल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि भगवान राम या कोई आपके ईस्ट वो आके स्पीच दे रहे हैं, मतलब कि उसको जो जो काम करना चाहिए था और जितने अच्छे तरीके से करना चाहिए था उन्होंने कर दिया, तो आपको 10 देना चाहिए। 9 या 8 तब देना चाहिए जब आपको लगता है 10 ना देने के लिए एक दो कारण एग्जिस्ट करते हैं और कुछ आंशिक गलतियां हुई हैं उनसे, तो उनको 9 या 8 देना चाहिए। 7 और 6 कब देना चाहिए? जब वक्ताओं द्वारा एक से ज्यादा विभाग में गलतियां की गई है, जैसे भूमिका निर्वाह ना कर पाना या तर्कों को स्थापित ना कर पाना या प्रश्न उत्तर में कॉन्ट्रडिक्शन कर देना या जवाब देने से भागना या निरर्थक या कंफ्यूजिंग जवाब देना। 5 तब देना चाहिए जब एक स्पीकर ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में खराब किया है उसने, तो उसको 5 देना चाहिए। 4 स्पीकर स्कोर तब देना चाहिए, और ये मैं 10 के स्केल पे बात कर रहा हूँ। 4 स्पीकर स्कोर तब देना चाहिए जब उसने 5 वाली गलतियां करी है, मतलब 5 स्पीकर स्कोर उसको देना बनता था, बट उसने 2 या उससे कम बोला है, तो 2 या उससे कम का मिनट में बोला है, मतलब 2 मिनट से कम की स्पीच दी है, तो आप उसको 4 देना चाहिए। 4 से नीचे देने से पहले आपको 4 से नीचे देने से पहले आपको ओसी से बात कर लेनी चाहिए कि मैं 4 से नीचे देने वाला हूँ। ऑन एन एवरेज आपको 4 से नीचे कभी भी नहीं देना चाहिए अगर किसी ने अपनी पूरी स्पीच कंप्लीट की है, तो भले ही क्यों ना कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हो। कुछ और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना चाहिए। प्रत्युत्तर भाषण में, अगेन प्रत्युत्तर भाषण में किसी प्रकार का कोई नया तर्क, खंडन या विस्तार नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्राडिक्शन कह के कहा जाए। अगर जज को लग रहा है कि अगर मैं पूरी स्पीच ऑपोजिशन की मिला लूं या पूरा उनका आर्ग्यूमेंट मिला लूं तो वो सामने वाले की कॉन्ट्राडिक्शन को ही एक्सपोज कर रहे थे, तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में ले सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगेन ये टूर्नामेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, बट इन जनरल अगर किसी भी विषय में सदन पहले से परिभाषित होता है, तो एज एन एज आपको सदन में किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ना सदन के संकुचन की या ना सदन के विस्तार की या सदन में समय परिभाषित करने की। उसके बाद परिभाषा चुनौती पे आते हैं। परिभाषा चुनौती देते वक्त सबसे पहली बात, पीएम की स्पीच कंप्लीट होगी, हो गया। उसके बाद विपक्ष को 1 मिनट का समय मिलेगा, और विपक्ष को सिर्फ 1 मिनट का समय मिलेगा, विपक्ष को एक से ज्यादा मिनट का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास पूरा 5 मिनट था जब पीएम स्पीच दे रहा था, नेता पक्ष स्पीच दे रहा था, ये बात तय करने के लिए कि वो डेफिनेशन चैलेंज में क्या बोलेंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद विपक्ष एलओ आएंगे और वो बोलेंगे हम परिभाषा चुनौती दे रहे हैं, एंड एलओ पूरी अपनी परिभाषा चुनौती की स्पीच को कंप्लीट करेंगे। जरूरी नहीं है कि 5 मिनट की स्पीच हो, वो 3 मिनट 4 मिनट की भी स्पीच हो सकती है, बट एलओ अपनी पूरी परिभाषा चुनौती की स्पीच को कंप्लीट करेंगे, कहते वक्त कि हम परिभाषा चुनौती किन आधारों पर दे रहे हैं। दूसरी बात, जब पक्ष की तरफ से वापस पीएम आके परिभाषा चुनौती की स्पीच नहीं दे सकते हैं, परिभाषा चुनौती का डिफेंड करने का काम डीपीएम का ही होगा, डीपीएम को ही परिभाषा चुनौती डिफेंड करनी होगी। और अगर निर्णायक को लगता है कि मुझे डीएलओ की भी स्पीच सुननी है परिभाषा चुनौती को लेके, तो डीएलओ की स्पीच सुन सकता है जज। परिभाषा चुनौती के संदर्भ में परिभाषा चुनौती को जज करते वक्त आपको यह ध्यान देना चाहिए कि परिभाषा चुनौती में सबसे पहला ये होगा कि अगर मैंने कहा है कि कैपिटलिज्म का सदन है, तो मैंने पूंजीवाद की जो परिभाषा दी है सदन में, मैं उसी को डिफेंड करूंगा परिभाषा चुनौती वक्त। मैं ऐसा आके नहीं कह सकता हूं क्यों, पूंजीवाद में तो शेयर होल्डर कैपिटलिज्म भी है, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म भी है, स्टेट लेड कैपिटलिज्म भी है, केनीशियन कैपिटलिज्म भी है, मार्जिनलिस्ट कैपिटलिज्म भी है। नहीं, अगर मैंने किसी भी विचारधारा के क संस्करण का यूज किया था संदर्भ निर्माण के वक्त,
तो मुझे उसी क संस्करण का प्रयोग करते हुए परिभाषा चुनौती को डिफेंड करना होगा। मैं आके ये नहीं कह सकता हूं कि ऑपोजिशन ख संस्करण का यूज करके इस डिबेट को कर सकता था। दूसरी बात, आपको परिभाषा चुनौती जज करते हुए आपको ये भी ध्यान देना होगा कि परिभाषा चुनौती में क्या विपक्ष के पास विनेबल डिबेट करने का स्कोप था या नहीं था। इसका मतलब यह है कि कभी कभी जो पक्ष होता है वो जानबूझ के सदन को इतना कॉन्स्ट्रिक्ट करता है कि उसको ये तो पता है कि जब डेफिनेशन चैलेंज आएगा तो वो एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट यूज कर सकता है ये दिखाने के लिए कि डिबेट पॉसिबल थी। बट एज अ जज आपको इस बात को तय करना होगा कि क्या वो जो एक आर्ग्यूमेंट पक्ष आपको परिभाषा चुनौती के दौरान कह रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट यूज करके विपक्ष डिबेट कर सकता था, कि क्या ये विनेबल आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। अगर मैंने सदन इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट किया है कि 99 आर्ग्यूमेंट्स मेरे ही हो सकते हैं उस सदन में, और अपोजिशन के सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और वो एक आर्ग्यूमेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है कि उससे वो कभी भी डिबेट को जीत पाता, देन आप इस केस में विपक्ष को परिभाषा चुनौती का निर्णय देंगे। उसके बाद अगर किसी भी परिभाषा चुनौती के बहुत सारे आधार होते हैं। पहला होता है प्लेस, सेट एंड टाइम, कि अगर कोई सदन को संकुचित कर दिया गया हो, समय संकुचित कर दिया गया हो, तो परिभाषा चुनौती का आधार बनता है। दूसरा, डेफिनेशन के आधार पर परिभाषा चुनौती का आधार बनता है। जैसे इस सदन का मत है कि जानवरों को शूट करना चाहिए, और किसी ने आके शूटिंग की परिभाषा ये दे दी कि कैमरा से शूटिंग। इस केस में विपक्ष आके परिभाषा चुनौती इस आधार पर दे सकता है कि जो परिभाषा दी गई है शूटिंग की, वो इतनी संकुचित है, वो इतनी रिलेवेंस है कि इस पर डिबेट पॉसिबल ही नहीं है। उस केस में भी परिभाषा चुनौती होती है, और उस केस में इस बात पे जजमेंट होगा कि क्या वो जो शूटिंग की परिभाषा दी गई थी उस बेसिस पे क्या विपक्ष के पास एक मिनेबल डिबेट करने का स्कोप था या नहीं था। क्योंकि होगा क्या, अगर परिभाषा चुनौती विपक्ष नहीं देता है, देन पूरी डिबेट इस बात पे नहीं होगी कि एनिमल्स को शूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरी डिबेट इस बात पे होगी कि शूटिंग की डेफिनेशन क्या थी। तो अगर पूरी डिबेट आपको इसी बात पे करनी है कि शूटिंग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो परिभाषा चुनौती कर लीजिए। उसके बाद किसी भी आंशिक आर्ग्यूमेंट्स को आप क्रेडिट बहुत एंड में करेंगे। अगर आपको लग रहा है कोई पार्शियली स्टैब्लिश्ड आर्ग्यूमेंट है, अगेन उसकी प्रायोरिटी सबसे नीचे होगी। एक चीज जो आपको एज अ जज ध्यान में रखना चाहिए, जब भी सदन परिभाषित किया जा रहा है तो पक्ष का काम है सदन परिभाषित करने का, ठीक है। अगर विषय में सदन परिभाषित नहीं है तो पक्ष का काम है सदन परिभाषित करने का। लेकिन अगर पक्ष ने सदन परिभाषित नहीं किया है तो विपक्ष आके सदन को परिभाषित नहीं कर सकता है। विपक्ष आगे सदन को परिभाषित नहीं कर सकता है, उस केस में पक्ष के पीएम के स्पीकर स्कोर हेवली काटे जाएंगे और सदन स्वतः तार्किक लोगों का हो जाएगा। सो ऑपोजिशन कभी भी संदर्भ को मतलब सदन स्थापित नहीं कर सकता है। सदन हमेशा पक्ष स्थापित करेगा। अगर पक्ष ने सदन को स्थापित नहीं किया है तो विपक्ष सदन स्थापित नहीं कर सकता है। सदन खुद ब खुद तार्किक लोगों का हो जाएगा। आखिरी चीज जो बिफोर हम क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए करें, जो मैं कहूंगा वो फैक्चुअल नॉलेज को लेके, किस प्रकार से फैक्चुअल नॉलेज को इवेल्युएट करना चाहिए एक पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में। अगर पूरी डिबेट किसी फैक्ट पे हो रही है कि ये फैक्ट है, और इस बात पे पूरा पक्ष ने अपना आर्गुमेंट का घर बना लिया है, और विपक्ष उस फैक्ट को काट नहीं रहा है, देन आप उस फैक्ट को गलत नहीं मानेंगे। पहला सिनेरियो ये है। अगर विपक्ष उस तथ्य को गलत तथ्य नहीं बता रहा है, तब उस फैक्ट को आप गलत नहीं मानेंगे। बहुत सारे जज मुझसे पूछते हैं कि भैया लेकिन पक्ष ने तो धूर्तता करी, पक्ष ने तो गलत फैक्ट यूज किया। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई विपक्ष ने तो सिर्फ बड़ी गलती करी, विपक्ष ने तो उससे ज्यादा गलत किया, ठीक है, कि उस बात को पॉइंट आउट ही नहीं किया। अगर कोई गलत फैक्ट यूज हो रहा है, उस गलत फैक्ट का यूज करके पूरा आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर दिया गया है, तो आप अपने तरफ से उस फैक्ट को सही नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है, अब जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, मुझे नहीं पता फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, कब था, किसने किया, कैसे किया, नहीं किया, क्यों हुआ। अगर उस प्रकार की कोई फैक्चुअल नॉलेज यूज की जा रही है, और अगर विपक्ष आके उस फैक्चुअल नॉलेज के साथ कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष के जो बाकी सारे तर्क है वो सैद्धांतिक रूप से उस फैक्चुअल नॉलेज को इनएक्यूरेट बता रहे हैं, या उस फैक्चुअल नॉलेज को गलत सिद्ध कर रहे हैं, देन आप उस फैक्चुअल नॉलेज को इरेलीवेंट मान के सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स पे डिबेट जज करेंगे। ऐसे भी पार्लियामेंट्री डिबेटिंग इज नॉट अ बैटल ऑफ ट्रूथ और अ बैटल ऑफ फैक्ट, इट्स अ बैटल ऑफ स्किल, इट्स अ बैटल ऑफ आर्गुमेंटेशन।
सो अगर इवन इफ विपक्ष एक्सप्लिसिटली ये नहीं कह रहा कि वो तथ्य गलत है, बिकॉज विपक्ष श्योर नहीं कि वो तथ्य गलत है कि नहीं, लेकिन विपक्ष के बाकी आर्ग्यूमेंट से स्वतः वो तथ्य गलत सिद्ध हो जा रहा है, तब आप विपक्ष को इस केस में डिबेट और आर्ग्यूमेंट क्रेडिट कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर पक्ष कह रहा है कि ए बात सही है, ए फैक्ट सही है, और विपक्ष कह रहा है कि बी फैक्ट सही नहीं है, और दोनों ही कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे ए फैक्ट और बी फैक्ट के लिए, देन आपको आप जज के पास ये स्वतंत्रता है कि वो इंटरनेट यूज करके उस फैक्ट को वेरीफाई कर ले, लेकिन वो तभी जब दोनों लड़ रहे हैं कि ए फैक्ट है और ए फैक्ट नहीं है। सो उस केस में आपके पास ये आजादी है कि आप इंटरनेट यूज करके फैक्ट को वेरीफाई करें, लेकिन अगेन उसी केस में जब दोनों सिर्फ इस बात पे लड़ रहे हैं कि ये ट्रू है ये ट्रू नहीं है। सो यही है मेरा, एग्रीगेटर कैसे करना चाहिए, एग्रीगेशन कैसा करना चाहिए। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है एग्रीगेशन से रिलेटेड, डिबेटिंग से रिलेटेड, चाहे कन्वेंशनल डिबेट और पार्लियामेंट्री डिबेट या कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ड्यूवीवीएन की तरफ से कोई भी इस चीज को मॉडरेट करे, ताकि सवाल पूछने का क्रम हौच पौच ना हो। सो भागवत, आई विल लाइक रिक्वेस्ट कि तुम इस चीज को थोड़ा मॉडरेट करो, और तुम नाम लेके बोलो कि हाँ ये सवाल पूछ सकते हैं। जी, जिस भी प्रतिभागी का कोई सवाल है वो अपना हैंड रेज करिए पहले। तुम्हें हैंडरेस दिख रहा है भागवत? क्योंकि मुझे प्रतीक का हैंडरेस दिख रहा है। हाँ प्रतीक, तुम अपना सवाल पूछ लो। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए हमारे पास पहले से कोई स्टैटिस्टिकल नॉलेज है। मान लीजिए जैसे डिबेट हो रही है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और मुझे पता है कि एनसीआरबी का 2022 का जो डेटा है उसके अनुसार मतलब पुरुषों ने लगभग 70,000 पुरुषों ने सुसाइड किया था एज कम्पेयर टू 18,000 महिलाओं ने। तो वो जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो मान लीजिए वो सही है, तो फिर उसका डिबेट में क्या रिलेवेंस होगा, और क्या वो एज एन एग्जाम्पल आएगा या वो एज अ रीजनिंग आएगा, और क्या उसे कंसिडर भी किया जाएगा? देखो, फैक्चुअल नॉलेज को लेके बात ये कही जाती है कि अगर आपके पास एनसीआरबी का डेटा है तो आप एनसीआरबी के डेटा को प्रिंट आउट लेके आइए, क्योंकि जज को वेरीफाई करना पड़ेगा और आपको जज को वो देना पड़ेगा कि हाँ ये एनसीआरबी का डेटा है और मेरे पास ये एविडेंस है और हम इसको रखेंगे। बट देन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम्हें डिबेट के इमोशंस के बारे में पता नहीं होगा पहले से। ठीक है, अगर बाई लक तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल एविडेंस है, देन वो तुम जज को दे सकते हो, जज उसको देख सकता है, देन उस हिसाब से उस चीज को इवेलुएट कर सकता है। लेकिन अगर उस केस में जो जजमेंट होगा वो इस बात को इग्नोर करके बनेगा कि एनसीआरबी ने क्या कहा था, अगर उस फैक्ट को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है तो जजमेंट उस आधार पे बनेगा, मतलब जजमेंट इस फैक्ट को इग्नोर करके बनेगा और प्रिंसिपल्स को बनेगा। तो कोई भी टीम इस ठीक है, बात पे थैंक डिबेट यू नहीं जीत भैया। सकती, क्योंकि एनसीआरबी ने ये कहा था। या तो आप प्रिंट आउट लेके आइए उसी टाइम पे, या तो फिर आपको सिद्धांतों के आधार पर डिबेट जीतना होगा। ठीक है भैया। अच्छा, हैंड डाउन कर लेना जो जी, अगला। जी हाँ, जो भी सवाल पूछते जाएं आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। अगला हाथ देख आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो भैया। हाँ भैया नमस्कार। मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर है कि जो आपने डेफिनेशंस के आधार पर डेफ चैलेंज बताया कि डेफिनेशन अगर चैरिटेबल नहीं है पक्ष की तरफ से, तो जो विपक्ष है वो इस बात के लिए इंटाइटल्ड है कि वो डेफ चैलेंज दे दे, क्योंकि फिर आपने उसके लिए बाद में बताया कि वो फिर डेफिनेशन पे डिबेट हो जाएगी। बट भैया ऐसे में वही होता है ना कि कई एजुकेटर्स ये बोलते हैं कि अगर आप डेफिनेशन से खुश नहीं थे तो एक आप ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन दे सकते थे और उसके आधार पर अपने वो बना सकते थे, आर्ग्यूमेंट्स बना सकते थे। तो इन चीज़ों में फिर तो वो बर्डन, दो अलग अलग बर्डन हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी जो डेफिनेशन है वही कोइंसाइड नहीं करती है। तो ऐसे में फिर क्या एक वो एक कंसिडरेशन रहता है, क्योंकि कई जो एजुकेटर्स हैं वो डेफिनेशंस के आधार पर दिए गए डेफ चैलेंज को वही नहीं मानते, मतलब कंसिडर ही नहीं करते हैं। हाँ सी, सो इसलिए आज वर्कशॉप रेलिवेंट है, क्योंकि देखो, देन एज अ पार्टिसिपेंट तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें ओसी को बोलना चाहिए कि आप हमें ये बताइए कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है। क्योंकि ये तो सही बात है, क्योंकि अल्टरनेटिव डेफिनेशन, मतलब ये पुरानी थिंकिंग थी कि सिर्फ जो डेफिनेशन चैलेंज होगा वो सिर्फ प्लेस सेट एंड टाइम पे होगा। लेकिन अगर पूरी डिबेट में इसी बात पे लड़ रहा हूँ कि शूटिंग की डेफिनेशन ये नहीं ये होगी,
और दोनों अपनी शूटिंग की डेफिनेशन लेके एक पैरेलल डिबेट ड्रॉ करेंगे, और पैरेलल डिबेट में कन्वेंशन ये है कि एडवांटेज पक्ष होता है, तो ऐसे केस में विपक्ष के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। देन देन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता हार्दिक, डेफिनेशन चैलेंज देना ही पड़ेगा और जज को डेफिनेशन चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर उस केस में अगर तुम्हें कोई जज आके बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा अलाउड नहीं है, देन तुमको ओसी के पास जाना चाहिए, एंड ओसी को ये बात एड्रेस करना पड़ेगा। ओसी ये नहीं कह सकता कि रूम में जो निर्णायक का निर्णय था वो सर्वमान्य था और यही बातें होगा। अगर आपको ओसी को एक्सप्लिसिटली पता है कि रूम में रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ है, देन ओसी को वहां इंटरवीन करके जज का जजमेंट बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड डिबेटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही जजमेंट आना, ना कि निर्णायक का निर्णय अंतिम या सर्वमान्य होना। सो डेफिनेशन चैलेंज तुम्हें हार्दिक देना ही पड़ेगा। इस बात को अवॉइड करने के लिए तुम किसी भी टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उनसे उनकी एडजुडिकेशन रूल बुक या उनसे उनकी एडजुडिकेटर पॉलिसी पूछ लो, सो दैट सारे डाउट्स तुम्हारे एड्रेस हो जाए। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जी, अगला हैंड रेज है कार्तिक का। कार्तिक, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। भैया मेरा सवाल है, जैसे कि पीडीज में भी हम करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी जो भी पार्टिसिपेंट है वो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल यूज कर रहा है लाइक दैट, अभी जैसे सोनम वांगचुक का केस हुआ है, तो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स को यूज करना एक पॉजिटिव साइड में काउंट करना चाहिए, नेगेटिव साइड में, और उसको हम काउंट करेंगे एचएस या नहीं? सी एग्जाम्पल्स के लिए आर्ग्यूमेंट, मतलब एग्जाम्पल्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। सो इवन इफ अगर सोनम सोनम वांगचुक का यूज किया जा रहा है एज एन एग्जाम्पल, देन एज ये देखता है कि उस एग्जाम्पल के लिए प्री एग्जिस्टिंग सिद्धांत क्या है। सो लेट्स से किसी ने पूरी डिबेट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से भर दी, लेकिन उसके पास कोई सिद्धांत एग्जिस्ट नहीं करता है, और तुम्हारे पास सिद्धांत एग्जिस्ट करते हैं, इवन इफ तुम्हारे पास कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, देन उस केस में जो जजमेंट है वो तुम्हारी साइड पे जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट्स है, तुम्हारे पास स्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट्स है। और जजमेंट का पहला क्राइटेरिया है ये है कि बर्डन के अनुपात में आप स्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट्स को ही इवेल्युएट करेंगे। ओके भैया। जी, अगला सवाल आशीष, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद भैया। भैया मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं। पहला, हाँ, क्या ये पीडी में ऑरेटरी स्किल्स मैटर करती है, और करती है तो कितनी? और ये दूसरा है कि आपने कहा था कि अगर पीएम ने सदन को स्थापित नहीं किया है तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी सदन स्थापित नहीं करेगा। अगर सदन ही नहीं स्थापित होगा तो फिर डिबेट किस बेसिस पे होगी? और क्या लीडर ऑफ अपोजिशन अगर सदन स्थापित नहीं करता तो उसके भी मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे? सो पहली चीज ऑरेटरी स्किल। हाँ, ऑरेटरी स्किल पीडी में मायने नहीं रखती है। ऑरेटरी स्किल पे जजमेंट नहीं दिया जा सकता है, नहीं देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट है कि ऑरेटरी स्किल पे खासकर जब पैनल बड़े होने लगता है, सेमी का पैनल, फाइनल का पैनल बड़ा होने लगता है, तो ऑरेटरी स्किल्स मायने रखने लग जाती है। सो वाइल ऑरेटरी स्किल पे हमेशा सबको काम करते रहना चाहिए, बट पीडी में ऑरेटरी स्किल्स उतने रेलिवेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो तुमने परिभाषा पे पूछा, अगर पक्ष ने परिभाषा नहीं, मतलब पक्ष ने अगर सदन परिभाषित नहीं किया है, तो जैसा मैंने कहा, सदन ऑटोमेटिकली तार्किक लोगों का हो जाएगा। और विपक्ष अगर आके सदन परिभाषित नहीं भी कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास पावर नहीं है सदन परिभाषित करने का, विपक्ष मैक्सिमम आके ये कह सकता है कि तार्किक लोगों का सदन है। तो अगर विपक्ष इवन इफ अगर ये भी नहीं कह रहा कि तार्किक लोगों का सदन है, तो विपक्ष के नंबर नहीं काटे जाएंगे, पक्ष के पीएम के नंबर काटे जाएंगे, या पक्ष एज ए टीम के नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि डीपीएम के पास स्कोप था कि वो चिट जाके कह दे कि पीएम को कि आप परिभाषित, सॉरी, सदन को परिभाषित करें। बट अगर सदन परिभाषित नहीं है तो बाई कन्वेंशन तो यही कहता है कि स्वतः तार्किक लोगों का सदन हो जाएगा, क्योंकि बिना तार्किक लोगों के सदन को बनाए हुए टीम की तो पूरी स्पीच ही डिस्क्रेडिट की जा सकती है, तो डिबेट ही पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन है सदन को परिभाषित करने का। ओके, धन्यवाद भैया। जी, अगला प्रश्न परवीन, आप पूछ सकते हैं। परवीन, आपका कोई प्रश्न है? सॉरी भैया, वो आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही। हाँ हाँ।
माइक ऑन नहीं हो रहा था। तो भैया मेरे सिंपल से दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर एज अ कोई विपक्ष या कोई भी पक्ष, अगर जैसे विपक्ष है कि उसका उसका एक पॉइंट आ रहा है डीएलओ में, और ऐसा पॉइंट, ऐसा एक टॉपिक देख के लग रहा है कि वो पॉइंट इनका मेन मेन पॉइंट बनने के लायक का था, या तो उनके डीएलओ में आ रहा है या उनके क्यूएनए में आ रहा है, क्या एज एज उसको ऐसे कंसीडर करना चाहिए कि ये मेन पॉइंट बन सकता है नहीं जब उनके लास्ट में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन भैया ये था। हाँ, सो अगर जैसे मैंने कहा भी कि अगर डीएलओ में कोई नया पॉइंट आ रहा है, तब उस पॉइंट का मतलब उस आर्ग्यूमेंट का, पॉइंट भी नहीं, स्टेटमेंट नहीं हो सकता, वो आर्ग्यूमेंट होना पड़ेगा, उस आर्ग्यूमेंट का वेटेज बहुत कम होगा। और अगर उस आर्ग्यूमेंट का वेटेज बढ़ाना है, देन ऑपोजिशन को उस चीज को बार बार प्रश्न उत्तर में उठाना पड़ेगा। सो लेट्स से डीएलओ एक नया आर्ग्यूमेंट लेके आता है, स्टेटमेंट नहीं आर्ग्यूमेंट लेके आता है, क्योंकि जजेस को आर्ग्यूमेंट कंसिडर करना है, स्टेटमेंट नहीं। अगर डीएलओ एक नया आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो बहुत स्मार्टली इसको क्वेश्चन आंसर में भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको लगता है ये इतना बड़ा लॉजिक है कि इस पे उनको पूरी डिबेट मिल सकती है, देन उस केस में जज उस आर्ग्यूमेंट को कंसिडर नहीं करेगा जजमेंट बनाते वक्त। लेकिन अगर ऑपोजिशन ने, और पक्ष के ऊपर भार भी नहीं है कि उस आर्ग्यूमेंट के साथ वो क्वेश्चन आंसर में सवाल पूछ के इंगेज करे, लेकिन अगर ऑपोजिशन उस आर्ग्यूमेंट को लेके आता है डीएलओ में, और अगर ऑपोजिशन बार बार सवाल पूछता है उस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, देन जज को ये देखना पड़ेगा कि उसके पक्ष के पास जवाब देने के लिए कितना समय था और कितना स्पेस था, और ये समय और स्पेस को ध्यान में रखते हुए पक्ष ने जो जवाब दिया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस आर्ग्यूमेंट का वेट तय होगा कि कितना आर्ग्यूमेंट को जजमेंट बनाते वक्त यूज करना है या नहीं करना है। थैंक यू भैया। भैया मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि एज अ प्रशिक्षु अधिनिर्णायक जब कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो बेसिकली आपका एक क्या सजेशन रहेगा कि एक एक स्ट्रक्चरल डिसीजन क्या होता है कि 3-4 मिनट में आपको डिसीजन देना, उसमें एक स्ट्रक्चरल डिसीजन क्या होना चाहिए? पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, या ऐसे कैसे एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें किसी भी डिबेट को स्ट्रक्चर में फिट करके आप अपना डिसीजन दे सकते हैं? क्योंकि भैया सबसे ऐसे पहले, उलझ जाता है कि मतलब पहले फीडबैक ये। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाके ये बताना चाहिए कि विषय का भार पक्ष द्वारा ये तय किया गया था और दोनों ने इस भार पे वाद विवाद करने को अग्री किया। इस भार के संदर्भ में पक्ष के ये इंपॉर्टेंट एंड एस्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट थे। इस पे जो विपक्ष का क्लैश था वो ये इंपॉर्टेंट एंड एस्टैब्लिश क्लैशेस थे। ये जब मैं पक्ष के क आर्ग्यूमेंट को विपक्ष के ख आर्ग्यूमेंट के साथ क्लैश के रूप में देखता हूँ या रिबटल्स के रूप में देखता हूँ, तो मैं या तो क आर्ग्यूमेंट को जिता रहा हूँ या तो मैं ख आर्ग्यूमेंट को जिता रहा हूँ, और मैं क आर्ग्यूमेंट को इसलिए जिता रहा हूँ, मैं ख आर्ग्यूमेंट को इसलिए जिता रहा हूँ। इसी तरीके से जो उनके मेन प्राइमरी 3 या 4 इंपॉर्टेंट स्टैब्लिश आर्ग्यूमेंट्स हैं, उस उसका एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले जाके बर्डन बताना है, देन उनके इंपॉर्टेंट 3 और 4 आर्ग्यूमेंट जो कि उनके बर्डन के साथ रेलिवेंस रखते हैं, उनकी क्लैशेस को एनालाइज करना है, एंड देन एंड में आके आपको बताना है कि इन क्लैशेस को एनालाइज करते हुए आपने ये जजमेंट दिया है और क्यों दिया है। और लास्ट में अगर आपके पास स्पेस है तो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं भी दे सकते हैं। इन जनरल मेरा तुम लोग के लिए हिदायत होगा कि जजमेंट कोशिश करो लास्ट में दो, बिकॉज क्या होता है कि जजमेंट ऑलरेडी जब किसी भी, चाहे चेयर जज को पहले पता चल जाता है या टीम को पहले पता चला जाता है, तो वो मार्किंग इन जनरल कम होने लगती है। बिकॉज अगर चेयर जज को पहले ही पता है कि तुमने उसके अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं दिया है तो तुमको कम नंबर देगा, और अगर टीम्स को पता है उसके अकॉर्डिंग तुमने जजमेंट नहीं दिया तो तुम्हें कम नंबर देगा। इसलिए जजमेंट तुमने एक्चुअली क्या दिया है वो एंड में बताओ, अनटिल अनलेस बहुत सारे चेयर जजेस को बहुत जल्दी होती है और वो तुमसे पहले ही जजमेंट पूछे, वरना इन जनरल यही स्ट्रक्चर तुम्हें कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में फॉलो करना चाहिए। पंकज, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद भैया। भैया मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। सबसे पहला तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या स्पीकर स्कोर का एमओपी से कोई रिलेशन है, और अगर है तो हम स्पीकिंग स्कोर का एमओपी डिसाइड करने में मतलब कोई ऐसा संबंध है जो आप मुझे बताना चाहें? सी पंकज, ये ना टैबी कैट यूज करते वक्त हो जाता है कि अगर टैबी कैट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, देन स्पीकर स्कोर का डिफरेंस ही एमओवी होगा। उस केसेस में जजेस को एक्सप्लिसिटली कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने मन में एमओवी तय कीजिए,
देन डिबेट के गुणवत्ता के अनुसार स्पीकर स्कोर तय कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी डिबेट में भी स्पीकर स्कोर 1 हो सकता है। सो लेट्स से आप, अगर आपने पक्ष को 9 और 8 दिया, पीएम को 9 दिया, डीपीएम को 8 दिया, एलओ को 9 दिया, डीएलओ को 9 दिया, तो पक्ष का, गव साइड का स्पीकर स्कोर 17 हो गया, विपक्ष साइड का स्पीकर स्कोर 18 हो गया, इसलिए ऑपोजिशन एक एमओवी से जीत गई। ऐसी स्कोरिंग बहुत अच्छी थी, लाइक स्पीचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो आपको इस तरीके का स्पीकर स्कोर देना चाहिए। एंड एमओवी पहले से, क्योंकि आपने तय कर रखा था कि आपको एक देना है, तो आपने स्पीकर स्कोर का डिफरेंस इस प्रकार से सेट किया। सिमिलरली, एक बहुत बुरे डिबेट में भी एक साइड का स्पीकर स्कोर, टोटल स्पीकर स्कोर 11 हो सकता है, एक साइड का टोटल स्पीकर स्कोर 10 हो सकता है, और एक साइड एक एमओवी से जीत जाएगी। बट स्पीकर स्कोर कम होने का मतलब यह है कि जो डिबेट की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। सो अगर टैबी कैट का यूज हो रहा है या स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, देन उस केस में सबसे पहले एमओवी तय होती है। देन एमओवी तय होने के बाद स्पीकर स्कोर उस अनुपात में दिया जाना चाहिए जिस अनुपात में डिबेट हुआ था। और क्योंकि ये रूल सभी टीम्स के लिए फॉलो होती है, इसलिए किसी के साथ अनफेयर होने का स्कोप नहीं होता है। सो ऐसा हो सकता है कि हारने वाली टीम का स्पीकर बेस्ट स्पीकर था, बट जीतने वाली टीम का क्यूमुलेटिव स्कोर ज्यादा था। तो ये केसेस हो सकते हैं। धन्यवाद भैया। भैया मेरे एक और छोटे प्रश्न थे। हाँ। जैसे मैं एक मोशन अगर दिया गया है कि धोनी को क्रिकेट के आईपीएल फॉर्मेट से संन्यास ले लेना चाहिए, और ये डिफाइन नहीं है कि सदन किसका बनेगा, और पक्ष आकर के अगर धोनी के भाई के मन का सदन बना देगा, तो धोनी के भाई तो ये चाहेंगे कि क्रिकेट वो खेलता रहे। तो क्या इस स्थिति में विपक्ष आकर के सदन को चैलेंज कर सकता है? जैसे परिभाषा को चुनौती तो दी जा सकती है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में, मैंने एक सतही एग्जांपल बतलाया, तो क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? वैसे तुम्हारे सतही एग्जाम्पल में भी धोनी के भाई और धोनी के बीच के रिश्ते पता होने पड़ेंगे पब्लिक को। बट तुम परिभाषा चुनौती दे सकते हो, बट तुम्हें परिभाषा चुनौती के दौरान ये सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों कभी भी धोनी का भाई नहीं चाहेगा कि धोनी क्रिकेट से संन्यास ना ले। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास इतने आर्ग्यूमेंट्स है कि तुम सिद्ध कर सको कि ये जो सदन बनाया गया वो इतना संगीत सदन है कि इसमें विनेबल डिबेट हो ही नहीं सकती, देन तुम परिभाषा चुनौती जीत जाओगे। बट अगर तुम्हें, मतलब तुम्हें तय करना, लाइक परिभाषा चुनौती में पिनलाइजेशन इतना हाई इसलिए है बिकॉज आप डिबेट को खत्म कर रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपके पास एज ऑपोजिशन कोई स्कोप ही नहीं है विनेबल डिबेट करने का, इसलिए परिभाषा चुनौती दे रहे हैं। सो ये सीन है। धन्यवाद भैया। अ, किसी और का कोई प्रश्न नहीं है? खैर, तब तक भैया मेरा भी एक प्रश्न था। भागवत आप एक बता चैट रहे में थे एक कि प्रश्न है। कॉन्ट्राडिक्शन के केस में, हाँ, चैट में देख लो। एक सेकंड भैया। हम्म, हाँ, मैंने पढ़ लिया। फलक का सवाल है। नहीं फलक, क्योंकि इसका बेसिक रूल ये है ना कि अगर आपने, मैंने, अगर मैं पक्ष के रूप में मैं ये बोलना भूल जाऊं कि पूंजीवादियों का सदन है और मैं पूरे आर्गुमेंट पूंजीवाद पे चला रहा हूँ, और एलो आके बोल दे साम्यवाद का सदन है, देन तो पूरी डिबेट ही कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो डिबेट का एडजुडिकेशन नहीं हो सकता ना। पक्ष पूरा फ्री मार्केट, जीरो स्टेट इंटरवेंशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये सब की डिबेट करके जा चुका है। और विपक्ष आके बोल रहा है कि विपक्ष आके ये बोल रहा है कि कम्युनिस्टों का सदन है, तब तो डिबेट कोलैप्स हो गई ना। डिबेट जज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिभाषा चुनौती का अधिकार देने का हक पक्ष के पास नहीं है, और पक्ष दे भी नहीं सकता क्योंकि पक्ष परिभाषा बनाना भूल गया। तो परिभाषा चुनौती हो नहीं सकती, और विपक्ष के सदन बनाने के बाद डिबेट आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए परिभाषा विपक्ष कभी भी सेट नहीं कर सकता है। सदन स्वतः तार्किक लोगों का हो जाता है, और जो पक्ष के स्पीकर स्कोर से उसको हेविली पिनलाइज किया जाता है, हेविली रिड्यूस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। तो ये होता है। हाँ प्रतीक, तुम्हारा हैंड रेज है, पूछ लो। हाँ भैया, मतलब सॉरी, मैं ये सवाल पूछना भूल गया था एक साथ। हाँ। भैया मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए, मतलब जैसे पक्ष की तरफ से 4 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, विपक्ष की तरफ से चारों का काउंटर आता है, लेकिन मतलब मान लीजिए जो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं वो और आगे डिबेट में पक्ष वापस लाता ही नहीं है, तो वो विपक्ष ने वो 2 आर्ग्यूमेंट का काउंटर दे दिया ठीक से, बाकी 2 पे डिबेट चलती है। तो वो जो 2 आर्ग्यूमेंट है, क्या वो विपक्ष के साइड में जाएंगे, मतलब विपक्ष के साइड में +1 जाएंगे, या फिर वो 2 आर्ग्यूमेंट्स काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो विपक्ष की तरफ से नहीं थे, या फिर उसकी मार्किंग कैसे होती है? विपक्ष की तरफ वो +1 आ, अगर विपक्ष ने सफिशिएंट काउंटर कर दिया जिससे विपक्ष उस आर्गुमेंट को खत्म कर चुका है, देन वो
वो पूरा आर्गुमेंटेशन विपक्ष के साइड पे जाएगा। सो इवन इफ अगर मैंने कोई अच्छी बात की, इनफैक्ट हम तो इंकरेज भी करते हैं कि अगर आपने पीएम की स्पीच में कोई बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया है और विपक्ष ने उसके साथ इंगेज ही नहीं किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको डीपीएम में जाके उसको वापस बोलना है, क्यूएनए में जाके खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारनी है। जज का काम है कि वो पीएम स्पीच को ध्यान में रखे और उस आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रखे एंड उसका यूज जजमेंट बनाते वक्त करे। सो अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट डिबेट में बाद में यूज नहीं हो रहा है बट स्पीच के दौरान आया था, तो उसकी वैल्यू इस बात से कम नहीं हो जाएगी कि डिबेट बाद में वो यूज नहीं हुआ था। वो आर्ग्यूमेंट है और उसका एनालिसिस जजमेंट बनाते वक्त होगा ही होगा। नहीं भी मतलब मेरा सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में था कि मान लीजिए जो एलओ है उसने उसका काउंटर दे दिया, लेकिन बाद में डीपीएम ने फिर उस काउंटर का कोई मतलब रीबटल नहीं दिया या फिर उसके बारे में बात नहीं की, तो उस संदर्भ में तो वो एलो को जाएगा वो पॉइंट, मतलब ऑपोजिशन को जाएगा वो पॉइंट। धन्यवाद भैया। जी आशीष, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू भैया। भैया एक मेरा प्रश्न था कि जैसे मान लेते हैं एक सदन में कुछ ऐसा सदन है कि जो कैपिटलिज्म है वो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए सबसे अच्छी अप्रोच या सबसे अच्छी अप्रोच है, ऐसा कोई सदन है, और विपक्ष का नेता सिर्फ उसको नहीं बताएगा कि कैपिटलिज्म कैसे कैसे नहीं है, या कोई सॉल्यूशन भी दे सकता है कि इसकी जगह हम सोशलिज्म के थ्रू जाएं, तो उसकी रीजनिंग दे दे, तो क्या वो ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शन दे सकते हैं या सिर्फ उसको काउंटर ही करना होता है? तो इसमें दो सिनेरियो बनता है। अगर पक्ष ने सिर्फ इतना कहा है कि कैपिटलिज्म इकोनॉमिक जस्टिस का टूल है, तब विपक्ष को सिर्फ इतना आगे कहना है कि कैपिटलिज्म इकोनॉमिक जस्टिस का टूल नहीं है। मतलब उसको कम्युनिज्म के बारे में बात करने की नीड नहीं है, उसको डेमोक्रेसी के बारे में बात करने की नीड नहीं है, उसको सोशलिज्म फ्यूडलिज्म किसी भी इज्म के बारे में बात करने की नीड नहीं है। उसको बस इतना कहना है कि कैपिटलिज्म सोशल जस्टिस नहीं ला सकता है। लेकिन अगर पक्ष ने ये कहा है कि कैपिटलिज्म ही एकमात्र सोशल जस्टिस का टूल है, तो भी उस केस में सबसे पहले आपको ये कहना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म एक्चुअली सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस तो ला ही नहीं सकता, वो तो भूल ही जाइए। और अगर बार बार पक्ष तुमसे ये पूछे कैपिटलिज्म नहीं तो क्या, देन आपको कहना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म नहीं तो कम्युनिज्म हो सकता है, और कम्युनिज्म इन आधारों पे हो सकता है। लेकिन जितना बर्डन पक्ष पे कैपिटलिज्म को स्टैब्लिश करने का है, या जितना पक्ष को कैपिटलिज्म को स्टैब्लिश करने की नीड है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, विपक्ष को कम्युनिज्म को उतनी स्टैब्लिश करने की नीड नहीं है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। अगर विपक्ष कम्युनिज्म के लिए सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट भी देता है तो वो चलेगा, लेकिन पक्ष को कैपिटलिज्म के लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और विपक्ष को भी कैपिटलिज्म क्यों नहीं है उसके लिए मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बट कम्युनिज्म एक ऑप्शन हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देने की नीड नहीं है, क्योंकि उतना समय होता नहीं है कि आप एक ऑल्टरनेटिव को भी उतना ही स्टैब्लिश करें जितना आप किसी ऑल्टरनेटिव को खारिज करने के लिए समय दे रहे हैं। ओके, धन्यवाद भैया। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, अगर आपका कोई भी प्रश्न है एजुकेशन से लेके, मैंने तो ये तक कहा कि अगर आपको पार्लियामेंट्री डिबेटिंग एज ए स्पीकर से कोई प्रश्न है, कन्वेंशनल डिबेटिंग में किसी भी का भी कोई प्रश्न है, बिकॉज नॉलेज सेशन डिफाइन थोड़ी हो सकता है कि पीडी वर्कशॉप है तो हम सिर्फ एजुकेशन का सवाल पूछेंगे, स्पीकिंग का सवाल नहीं पूछेंगे, या कन्वेंशनल डिबेट को लेकर सवाल नहीं पूछेंगे, टर्न कोड को लेकर सवाल नहीं पूछेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है तो यूज दिस प्लेटफॉर्म, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो भैया जैसा, एक रिक्वेस्ट थी, हाँ आशीष। अगर जैसे अभी जैसे आज ये सेशन हो रहा है अधिनिर्णायक के लिए, अगर एक सेशन ऐसा ही हो जाए एज अ पीडी डिबेटर्स के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए, कैसे वो अप्रोच करे, कैसे तैयारी करे, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा कभी और। ठीक है, भागवत की तरफ से ऐसे भी थम्स अप मिल चुका है, तो इस पे ड्यू विवियम विचार करेगा। ओके, धन्यवाद भैया। हाँ प्रतीक। भैया मेरा सीडी को लेके एक सवाल था, क्योंकि अभी आपने बोला कि वो भी पूछ सकते हैं, तो मतलब भैया सीडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब मुझे बहुत बार ये फीडबैक मिलता है कि मतलब आप क्योंकि जब लास्ट में आ रहे हो तो आपको, अगर आप कुछ मान लीजिए कुछ कोट्स बोल के या कुछ ऐसे बोल के स्टार्ट करो ताकि जो लोग हैं और साथ साथ जो जज है उसका अटेंशन जाए आपकी तरफ, तो बेहतर होता है। और मतलब कुछ एजुकेटर्स का ये मानना होता है कि नहीं, आपको जो डिबेटिंग का एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, जो कि मतलब डेफिनेशंस फिर आर्ग्यूमेंट्स, वही फॉलो करना चाहिए। मतलब कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना लास्ट में है, आपको वो सबसे तो रिफ्रेन ही करना चाहिए। मतलब कोट्स हो गया, शायरी वगैरह हो गया, तो उस पे क्या कहना है? देखो, कोट्स और शायरी से तो रिफ्रेन करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस तुमने देख लिया हो कि जो तुम्हारा जज है वो शायरी और कविता सुन के काफी झूम रहा है। सी,
कन्वेंशनल डिबेट इज इन द एंड ऑल अबाउट विनिंग द डिबेट, ठीक है। सो अगर तुम्हें लग रहा है इन प्रिंसिपल शायरी कविता यूज नहीं करनी चाहिए, बट तुम्हें देख के पता चल रहा है कि जो टीचर अधिनिर्णायक है या जो चीफ गेस्ट आया है वो अधिनिर्णायक है और उसको शायरी कविता सुन के बहुत हंसी आ रही है, बहुत खुश हो रहा है, देन तुमको यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। बट इन जनरल यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, स्पीच कैसे होगी उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है सीडी में, क्योंकि स्लॉट डिपेंडेंट है। अगर तुम्हारा स्लॉट सेकंड एंड थर्ड है और अगर तुम्हारा स्लॉट 10th एंड 11th है और तुम्हारा स्लॉट सेकंड लास्ट या लास्ट स्लॉट है, तीनों स्पीच बहुत अलग तरह की होंगी। पहली स्पीच बहुत काम स्पीच होनी चाहिए जो चीजों को सैद्धांतिक रूप से स्थापित करे और बहुत अच्छे सिद्धांतों के रूप में बात करे। सेकंड स्पीच क्या होगी, जो यहाँ पे डेफिनेशंस ऑलमोस्ट आ गई है बट नए पर्सपेक्टिव्स कंप्लीटली कवर नहीं हुए हैं, तो आपको नए पर्सपेक्टिव्स कवर करना चाहिए और रिबटल्स देना चाहिए। आखिरी स्पीच क्या होगी, वो एक तरह की रिप्लाई स्पीच होती है कि वो काउंटर से भरपूर हो, जोश से भरपूर हो और सदन की मोनोटोनिसिटी को तोड़े। सो जैसे मैं मैक्सिमम टाइम सेकंड लास्ट स्पीकर जाना प्रेफर करता था, जब भी मैं सेकंड लास्ट स्पीकर जाता था सीटी में, मैं हमेशा ये कहता था कि सदन अपने अंत की ओर बढ़ चला है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मुझे उतने ही ध्यान से सुनेंगे जितने ध्यान से आपने किसी और को सुना है। बट ये कहते वक्त भी आपको जज का चेहरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ कुछ जज इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं। सो बेसिकली कन्वेंशनल डिबेट करते वक्त तुम्हें ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिस टाइम तुम्हारा स्लॉट आ रहा है, अगर तुम उस हाउस में जज होते तो तुम्हें किस तरीके की बात सुनने का मन करता, तुम्हें और ज्ञान लेने का मन करता, या तुम्हें हल्के फुल्के आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लगते, या तुम्हें माहौल बनाने वाले आर्ग्यूमेंट्स लगते, तुम्हें जोश बढ़ाने वाले आर्ग्यूमेंट्स लगते। जज का चेहरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हाउस की एनर्जी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल डिबेट में। और जब जा रहे हो तो मोनोटोनिसिटी ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम शायरियों के थ्रू करो। बहुत सारे जज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं तो नंबर कम दे देता हूँ जैसे कोई शायरी कविता करता है। बट बहुत सारे स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं। तुम जाते ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन के साथ शुरू करो। हमेशा कन्वेंशनल डिबेटिंग में हीरो लाइंस ढूंढने चाहिए, पंच लाइंस ढूंढने चाहिए जिसको सुन के सब ताली मारने लग जाए। बट वो पंच लाइन होने चाहिए, ना कि नाटक होना चाहिए, तो उसमें भी फर्क है। बट हाँ, तीनों मतलब कोई फिक्स ढांचा नहीं हो सकता। अगर सेकंड लास्ट स्पीकर हो तो आपका स्ट्रक्चर अलग होना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम काउंटर्स लेके आने पड़ेंगे। काउंटर्स भी ऐसे हो जिसको नए पर्सपेक्टिव से रखा जा रहा हो, जिसको सुन के मजा आ जाए। कन्वेंशनल डिबेटिंग इज ऑल अबाउट कि जज को मजा आना चाहिए आपकी स्पीच में। अगर मजा आ गया तो आप ठीक है, मजा नहीं आया तो चाहे कितना भी एकेडमिक बात आप कर ले, आप हार जाएंगे। तो ये सब है कन्वेंशनल डिबेटिंग। शुक्रिया भैया। जी भैया, मेरा भी एक प्रश्न था। प्रश्न काउंटर से रिलेटेड। तो आप बता रहे थे कि एक एडजुडिकेटर काउंटर को तब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा जब तक सामने वाली टीम ने उसको पॉइंट आउट नहीं कर दिया है। तो अगर ऐसे केस में कोई, अगर जैसे होता भी है कि कोई भी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो क्यूएनए में है, तो पहली चीज तो जो टीम जो प्रश्न पूछ रही है वो उस चीज को एज को एक्नॉलेज करवाती है। पहली चीज, क्या ये जायज है? और दूसरी चीज, क्या ये जरूरी होता है कि टीम क्यूएनए के दौरान भी उस चीज को एक्नॉलेज करवाए एडजुडिकेटर को? नहीं। अगर कोई भी चीज एक बार सदन में हो चुका है स्पीचेस के दौरान, चाहे आपने काउंटर्स को काउंट, इन जनरल एडवाइस तो यही होता है जब आप काउंटर कह रहे हैं कर रहे हैं तो आप कह के कीजिए कि मैं इस बात का काउंटर कर रहा हूं, सो दैट जजमेंट में कोई भी एज के द्वारा एरर नहीं हो। लेकिन इवन इफ अगर आपने ये नहीं कहा है कि मैं इस बात का काउंटर कर रहा हूं, तो भी जो आपका काउंटर है वो एक डिबेटिंग सिद्धांत तो है ही, वो एक सिद्धांतिक रूप से स्थापित तो हो ही रहा है। तो जज को जजमेंट करते हुए उस सिद्धांत को मानना पड़ेगा और जी सामने वाले के आर्गुमेंट में तुलनात्मक रूप से देखना पड़ेगा। हाँ भागवत, कुछ कह रहे हो? जी, भैया मेरा प्रश्न, हाँ, वो मेरा प्रश्न कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर अच्छा। जो जवाब दे रहा है, अगर जवाब देने को कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है तो क्या पूछने वाले को वहां पर पॉइंट आउट करके बताना है एडजुडिकेटर को कि इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया? तो वही मैं पूछ रहा था, क्या ये जायज है और जरूरी है? क्वेश्चन आंसर में जरूरी नहीं है क्योंकि उतना स्पेस नहीं होता है। क्यूएनए में स्पीचेस में एडवाइजेबल है कि अगर आपको कोई चीज कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है तो आप इसको एक्सप्लिसिट करिए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस खुद में एक्सप्लिसिट नहीं होते। सो अगर ऐसा बहुत कम होगा कि पक्ष खुद से आके बहुत ही क्लियर कट कॉन्ट्राडिक्शन करके जाएगा, बट उसके लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी की वजह से वो कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ रहा होता है। तो एडवाइजेबल यही है कि स्पीचेस के दौरान अगर आपको कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है तब आपको पॉइंट आउट कर देना चाहिए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। बट अगर जब मैं जज के रूप में जज कर रहा होता हूं तो एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जजमेंट का कि मुझे आपकी स्पीच से कन्विंस होना है कि आपको जजमेंट देना है। तो अगर मैं आपकी पूरी स्पीच पढ़ रहा हूं और मुझे आपकी स्पीचेस में लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, अगर मैं अपने तरफ से कुछ भी दिमाग ना लगाऊं,
लेकिन मैं आपके स्टेटमेंट क को लूं और स्टेटमेंट ख को लूं और स्टेटमेंट को और ख आपकी कॉन्ट्राडिक्शन को जाहिर कर रही है, तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में मानूंगा, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं फिर आपकी स्पीच से। सो इवन इफ अगर ऑपोजिशन या कोई भी टीम कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लिसिट नहीं करती है, तो भी जज कॉन्ट्राडिक्शन मान सकता है। बट एडवाइजेबल ये है कि आप उस कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लिसिट कर दें। ये है। जी भैया। और किसी का कोई प्रश्न चैट में है शायद? हाँ, चैट। जी भैया। हाँ, चैट में प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। अगर कोई टॉपिक बिल्कुल भी नया हो या उस पर मुझे डीप नॉलेज नहीं हो, तब हम उसको कैसे हैंडल करें उस टाइम? एक और कोई अगला क्वेश्चन भैया बाद में, पहले आप पहले का उत्तर दे दीजिए कि अगर टॉपिक में नॉलेज नहीं है। सी ऐसा बहुत होता है। मेरा खुद ग्रेजुएशन में मैथ्स ऑनर्स था, मुझे बहुत सारी चीजों पे बिल्कुल नॉलेज नहीं होती थी। तो इसमें जो पहला ट्रिक होता है, ये मैंने बार बार कहा है, टॉपिक काटने पे ट्रिक होता है। अगर आप ऑपोजिशन में हो तो उस टॉपिक को काट दो जिसपे विनिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इवन इफ एक टॉपिक है जिसपे आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और एक टॉपिक ऐसा है जिसपे 99% आपका हारना तय है, तो आप उस टॉपिक को काट दो जिसपे आपका 99% हारना तय है। अगर आप पक्ष में हो तो उस टॉपिक को काट दो जिसपे आपको 95% नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हो देन पक्ष के रूप में कि विपक्ष के पास भी नॉलेज नहीं होगा, जो कि बहुत फेटल स्ट्रैटेजी है। अब लेट्स से देखो, ये वाली प्रॉब्लम पक्ष की टीम को ही ज्यादा होती है, क्योंकि लेट्स से इवन इफ अगर विपक्ष में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो भी पक्ष सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे डिबेट नहीं कर सकता। उसको कोई ना कोई सिद्धांत, प्रिंसिपल बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा। तो अगर उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल से अगर आप फैक्ट हटा दें, तो जो भी ह्यूमन एसेंस या जो भी आर्गुमेंटेशन का एसेंस बचता है, या जो भी सिद्धांत का एसेंस बचता है, जो भी मर्म बचता है, उसको लेकर आप पूरी डिबेट को खींच सकते हैं। तो मुझे कभी कभी नहीं पता होता था, जैसे अब मेरा 12th में भी साइंस था, फिर मैं यहाँ मैथ्स लेके आ गया, और मुझे हिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में उतनी चीजें नहीं पता थी, या कोल्ड वॉर के बारे में उतनी चीजें नहीं पता थी। तो मैं क्या करता था, ठीक है आप फैक्ट लेके आओ, बर्लिन वॉर बर्लिन वॉर गिर बर्लिन वॉल गिर गई और ये हो गया वो हो गया, ठीक है। बट मैं क्या करता था, आपके फैक्ट के पीछे प्रिंसिपल क्या है, आर्गुमेंटेशन क्या है, मैं उसको पकड़ता था, एंड देन उसको पकड़ के मैं अपनी स्पीच में उसको बड़ा कर देता था कि एक्चुअली अगर हम, मैं कहता भी था कि निर्णायक मंडल पार्लियामेंट्री डिबेटिंग फैक्ट का खेल नहीं है। तो अगर मैं हम इनके मुख्य सिद्धांतों को पकड़े, तो इनके मुख्य सिद्धांत क और ख है, और जब इन मुख्य सिद्धांतों क और ख को मैं समझती हूँ, तो इन क और ख का जो वितर्क होगा या जो प्रतिवाद होगा वो ये होगा। सो बेसिकली अगर विपक्ष में हो और तुम्हें किसी भी चीज पे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, देन तुम सामने वाले के फैक्ट को हटा के जो उसका जो भी प्रिंसिपल या जो भी आर्ग्यूमेंट या जो भी फंडामेंटल्स बच जाता है, उसको पकड़ के कहो कि डिबेट फैक्चुअल बैटल नहीं है, और ये प्रिंसिपल इस आर्ग्यूमेंट पे इस तरीके से डिबेट हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर पक्ष में हो एंड बाई मिस्टेक तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि तुमको तीनों ही टॉपिक पे नॉलेज नहीं है, इवन इन दैट केस तुमको ऐसा करना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली ये सोचो प्रेप टाइम के दौरान, अगर इस टॉपिक से मैं फैक्ट हटा दूं, तो मेरे लाइफ में, मेरी सोसाइटी में इन जनरल इस टॉपिक को किस तरीके से रखा जा सकता है, या इस टॉपिक को किस तरीके से कहा जा सकता है। तुमको ये सोचने की प्रैक्टिस अपने सोसाइटी के सेशंस में करना पड़ेगा कि ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें तुम्हें नॉलेज नहीं है। सो मैं यही सोचता था, अगर मैं इस फैक्ट को हटा दूं तो इस टॉपिक का क्या मतलब है, और जैसे उस फैक्ट को हटा के उस टॉपिक का जो मुझे मतलब मिलता था, मैं उस मतलब को बड़ा करके डिबेट करने की कोशिश करता था। ऑफकोर्स अगर नॉलेज हो तो एडवाइजेबल है, अच्छी बात है, बट अगर नॉलेज नहीं हो तो इस तरीके से टैकल किया जा सकता है। देन मेरा पूरा कोशिश होता था कि एलओ आके पूरा नॉलेज तो देगा ही देगा, लेकिन अगेन मैं डीपीएम में डिबेट को फैक्चुअल की जगह प्रिंसिपल बेस्ड डिबेट बना दूंगा, एंड देन उस बेसिस पे उस डिबेट को खींचूंगा। तो इस तरीके से फैक्ट को यूज किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आंसर में तुम्हें कोई फैक्ट पूछ रहा है, तो तुम ये कह सकते हो कि आप मुझे अपने आर्गुमेंट का रेलेवेंस बताइए, या तो ये कह दो कि मुझे फैक्ट पता तो है बट याद नहीं आ रहा है, तो आप भी बता दो फैक्ट क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर में उसको टैकल किया जा सकता जी भैया, अगला प्रश्न है ज्योति का कि डिबेटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, मतलब उनका जो स्पीच है वो फ्लैट और मोनोटोनस है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? है। सी इसको तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुमने अगर कुछ गलत भी कर दिया तो क्या जाता है। बट ये सोचना बहुत मुश्किल काम होता है कि भैया अगर इतना सोच ही लेते तो स्टेज फियर नहीं होता, दिक्कत नहीं होती।
तो इसका दूसरा सॉल्यूशन ये होता है कि मैं कभी कभी ये करता था कि अपने पार्टनर को जज के पीछे बैठवा देता था। बोलता था कि कोशिश कर कि भाई तू जज के आगे पीछे रहे, मतलब पीछे रहे, आगे तो रह नहीं सकता, सो दैट मैं तुमको देख के स्पीच दूंगा। तीसरा चीज ये है, नो मैटर व्हाट, जज हो या जज के पीछे तुमने अपने पार्टनर को बैठाया है, हमेशा उसको फ्रेंड मान के डिबेट करो। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, हम जब अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कभी भी मोनोटोनस नहीं होते हैं। हमारा सरकाजम सरकाजम लगता है, हमारी हमारा जोक जोक लगता है, हमारी गाली गाली की तरह लगती है। तो हम जब भी दोस्त के साथ होते हैं तब हमारे कभी भी स्पीच मोनोटोनस नहीं होता है। तो तुमको उस पूरे हाउस को और जज पैनल को दोस्त की नजरों से देखना होगा, और तुमको स्पीच इस तरीके से देनी होगी कि तुम दोस्त को समझा रहे हो, लेकिन जो भाषा है वो दोस्तों वाली यूज नहीं करनी है, वो संसदीय भाषा यूज करनी है, वो सम्मानजनक भाषा यूज करनी है। सो मोनोटोनस और फ्लैट स्पीच का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि तुमको जज को दोस्त बनाना पड़ेगा, दोस्त समझना पड़ेगा, और अगर वो नहीं हो रहा है तो जज के पीछे पार्टनर बैठा दो, और उसको तो फिर दोस्त ही मानोगे ना, उसको देके मैक्सिमम स्पीच डिलीवर करो। बट फ्लो और मोनोटोनस का एक ही सॉल्यूशन है कि दोस्त की तरह बात करो, बिकॉज ये दोस्त के साथ बात करते हैं तो हैंड मूवमेंट अपने आप होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन अपने आप होता है, सब कुछ अपने आप होता है। एंड दूसरी चीज, सीडी में अगर विजिबिलिटी बढ़ानी है तो 60-70% टाइम जज की आंखों में देख के स्पीच दो। इनफैक्ट पीडी में भी अगर कोई जज है उसकी आंखों में देख के अगर स्पीच दोगे तो बहुत कम चांस है कि वो जज तुम्हारे साथ गलत करेगा। सो यप। जी, एक और प्रश्न है। थैंक यू लिखा है उन्होंने। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है जो भी प्रतिभागी अभी मीट में है? तो हम मान रहे हैं कि किसी का प्रश्न शायद नहीं है भैया। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो भी जो हिंदी पीढ़ी का एज मैनुअल जिसको मैं बार बार रेफर भी करता हूँ, कहता भी हूँ, वो मैं भागवत के थ्रू ग्रुप में भिजवा भी दूंगा। अगर वहां पे कोई भी सवाल होगा देन मैं उस सवाल को वहां भी एड्रेस कर दूंगा, ऑडियो के थ्रू एड्रेस कर दूंगा। भागवत को DUVVM टीम को आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे भी, आपके किसी ना किसी सीनियर के पास मेरा नंबर भी होगा, आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो और कभी भी एजुकेशन संबंधित सवाल पूछ सकते हो। बस आप जितने भी 29 लोग 28 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हिंदी पीढ़ी में एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने की डिमांड कीजिए। आप सभी जजेस से सेम एक्सपेक्टेशन रखिए, सेम सिद्धांतों पे जज करने की डिमांड कीजिए, वरना आप जज के भरोसे रह जाएंगे जजमेंट के लिए, ना कि पीडी टेक्निक्स के भरोसे। और जज के भरोसे जजमेंट ही लेना है तो फिर पीडी करने का कोई लॉजिक नहीं। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सत्र में आने के लिए और हम सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए। और मैं सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आए और अंत तक जुड़े रहे। आशा करता हूं कि हम सभी ने इस सत्र से काफी कुछ सीखा होगा, और इसके बाद हम इस सत्र की रिकॉर्डिंग भी जो डालेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसको देखेंगे। और जो एजुकेशन में जो अनिश्चितता है, जो एक एम्बिग्युइटी बनी रहती है, उसको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि DUVVM ऐसे सत्र आयोजित करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया और आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू। और जितने लोग भी रुके हुए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ये सब सुनना बहुत बोरिंग काम होता है, बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस।